हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद हम किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई गोल्ड पैकेज, कोई प्रीमियम पैकेज की बात नहीं करते हैं भाई, क्योंकि हम सब कुछ लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। हम शुरू करने जा रहे हैं इस सेशन को, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15, हमारा पर्यावरण। अल्टीमेटली हमें पता है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें, जितनी भी गतिविधियां चल रही है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, गैसेस अवेलेबल है, मिट्टी है, पानी है, धूल है, सब कुछ, इन सभी को मिलाकर के बनता है हमारा पूरा पर्यावरण। मतलब हमारे आसपास के जितने भी आवरण हैं, इन सब को मिलाकर के हम बनाते हैं पर्यावरण। इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, किंतु इस सेशन में हम बहुत ही बेहतरीन या बहुत ही इंपॉर्टेंट कहूं, या फिर मैं ऐसा कुछ कह लूं कि एक ऐसा मुद्दा जो कि आज की डेट में वैश्विक मुद्दा है, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारी एनसीईआरटी कहती है कि हम स्कूल डेज से ही स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें सिखाएंगे, ताकि भविष्य में ऐसी कोई समस्याएं हमारे देश में तो एटलीस्ट ना आए। बात बस इतनी सी है कि ये समस्या देश व्यापी नहीं है, सिर्फ यह विश्वव्यापी है। सिर्फ एक जगह ठीक होने से नहीं होने वाला है ठीक, यानी हमें सबको जागरूक करना है। तो सबसे पहले हम तो सीख लें कि हमें क्या जागरूकता फैलानी है, क्या सीखना है। तो देखिए, हम डिस्कस करने वाले पर्यावरण की समस्याओं के बारे में। एक तो हम डिस्कस करेंगे ओजोन परत, है ना। ओजोन परत क्या है और उसमें डिके हो रहा है, टूट रहा है, कम हो रही है उसकी मोटाई, वो क्या है। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन मतलब आप समझ गए कि भाई जो भी वेस्ट हमारे यहां निकलता है, उस वेस्ट को कैसे मैनेज करें। क्योंकि यूटिलिटी की चीजें तो हम यूटिलाइज कर लेते हैं, लेकिन जो उसका वेस्ट निकलता है उसको हम यत्र तत्र कहीं पर भी फैला देते हैं, जो बहुत बड़ा डिजास्टर है काइंड ऑफ। तो चलिए इनके बारे में हम समझते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारे पर्यावरण की समस्याओं के बारे में, देन अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, तो पर्यावरण की समस्याएं क्या है ना। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की हम बात करने जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है। हर समय पर्यावरण में कुछ ना कुछ अगर चेंजेस होगा तो वो हमें प्रभावित करता है, वो चाहे पॉजिटिव इफेक्ट दे या फिर वो नेगेटिव इफेक्ट दे, लेकिन हर समय वो कुछ ना कुछ हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती है, यानी पर्यावरण में होने वाला चेंज हमको अफेक्ट करेगा, और हमारे द्वारा की गई कोई भी गतिविधि होगी वो हमारे पर्यावरण को अफेक्टेड करता है। एंड हमें पता है कि हमारी प्रकृति, अल्टीमेटली हमारा ये जो पर्यावरण, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रक्रम हैं जो कि अपने आप को खुद से डेवलप करते हैं और वो खुद से खत्म भी हो जाते हैं। मतलब एक पूरे साइक्लिक फॉर्म में ये चल रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हमने कुछ भी चेंजेस की, इस साइकिल में कुछ भी बदलाव लाने की हमने कोशिश की, तो पर्यावरण का उल्टा नुकसान हमें झेलना पड़ता है। जैसे हमारी पृथ्वी का एक तापमान है, जिस तापमान पे क्या होता है भाई कि पृथ्वी के ऊपर कुछ हिस्सा पानी का बर्फ के रूप में है, कुछ हिस्सा जल के रूप में है और कुछ हिस्सा भूमिगत जल के रूप में है। अब अगर हमने इसमें असंतुलन पैदा किया, मान लीजिए हमने क्या करना शुरू किया, खूब सारा कार्बन उत्सर्जन शुरू कर दिया, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं। तो कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू हमारे वातावरण में बढ़ती चली जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू जितनी ज्यादा हमारे वातावरण में बढ़ेगी, वो सूर्य से आने वाली जो विकिरण है उसके तापमान को ट्रैप कर लेता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। अब सूर्य का तापमान ट्रैप हो गया, अवशोषित हो गया, तो हमारी पृथ्वी का तापमान क्या होने लगेगा, बढ़ेगा। और जैसे ही हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ना शुरू होगा, हमारे यहां पे मौजूद जो ग्लेशियर्स है, जो बर्फ के रूप में पानी उपलब्ध है, कुछ पहाड़ियों के ऊपर उपलब्ध है, कुछ पहाड़ों पर उपलब्ध है, और एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे दोनों ही पोल्स, दोनों ही ध्रुव, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों में उपलब्ध है। हमारे महासागर के हिस्सा भी हैं कुछ, इसमें बर्फ के रूप में उपलब्ध है, लेकिन अगर तापमान बढ़ेगा तो वो बर्फ पिघलेगा। एंड एज वी नो दैट कि भैया जब कभी ठोस को आप पिघलाएंगे तो उनका जो आयतन है वो बढ़ता चला जाएगा। आयतन बढ़ने से तात्पर्य यह है कि भाई उसकी जो लेवल है, जो समुद्र का सतह का लेवल है अभी, वो ज्यादा होना शुरू होगा। और जैसे ही समुद्री सतह ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, आपको पता है कि हमारे यहां पर 3 हिस्सा जल और 1 ही हिस्सा हमारा स्थल है। अब 3 हिस्सा जल है, उसमें क्या होगा भाई,
पानी का मात्रा बढ़ना शुरू होगा, जलस्तर बढ़ना शुरू होगा, तो हमारे स्थल को क्या करेगा, पूरी तरीके से डुबो देगा। स्थल डूब गया तो ऑब्वियस सी बात है, हम तो एक ही हिस्सा थे जिस पे हम रह रहे हैं, हमारी पूरी दुनिया बसी हुई है, ये पूरे समाप्त हो जाएंगे। अल्टीमेटली क्या हुआ, तो हमने कहा ना, ये एक प्रक्रम था। पृथ्वी का अपना एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में अगर आपने कुछ भी चेंजेस की, ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन हम ही तो कर रहे हैं, यानी हमने उसको प्रभावित किया तो उसने हमारे ऊपर प्रभाव दिखा दिया। और ऐसा बहुत सुदूर बात नहीं है, ये बहुत नजदीक की बात है। अभी भी बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जो कि डूबने की कगार पे हैं, जो कि अगले 20 से 50 वर्षों में पूरी तरीके से वो आइलैंड डूब जाएगा। मतलब हम ऑलरेडी उसको प्रभावित कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम उसको प्रभावित करते हैं वो कुछ ना कुछ रिएक्शन, कुछ ना कुछ इंपैक्ट हमारे ऊपर दिखाती है। इस बात को समझने के लिए बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपसे कहूं तो आपको पता है, ठंड के दिनों में समटाइम्स बादल घिर जाते हैं, और जिस दिन बादल घिरते हैं उस दिन आपको लगता है कि आज तो ठंड है ही नहीं, ऐसा लगता है जैसा ठंड तो बीत गई। लेकिन पता क्या होता है कि सूर्य की रोशनी जो हमारे पृथ्वी पर आई थी, दिन में सूर्य की रोशनी हमारे पृथ्वी पर जहां हम हैं वहां पर आती है, उसके साथ में ऊष्मा भी आता है, और पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे जीवनदायिनी काम करके जाती है। जैसे पौधों को क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश को लेकर के वो अपने लिए भोजन बनाते हैं, एंड जब वो भोजन बनाएंगे तभी उसको हम कहते हैं कि भैया वो उत्पादक हैं, एंड उपभोक्ता उसका इस्तेमाल करके जीवित रहता है, और बहुत सारे पोषी स्तर हैं जो कि चलते हैं। कुल मिलाकर के पॉइंट इतने से है कि वो जो तापमान हमारी पृथ्वी पर आई थी, अब बादल घिर गया तो होता यह था कि अगर बादल नहीं होता तो तापमान दिन में आया, और रात्रि के समय मतलब जब सनलाइट नहीं हो तो यह तापमान वापस निकल जाता है, वापस चला जाता है इस एटमॉस्फेयर में, और पृथ्वी का टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है। भले कितनी गर्मी का दिन हो, लेकिन रात को आपको ठंड का महसूस, ठंड का एहसास होता है, क्योंकि टेम्परेचर उस समय डाउन हो जाता है। यहां से जो तापमान हमारी पृथ्वी पर आई थी सनलाइट के साथ में, वो वापस चली गई। किंतु हुआ क्या, तो भैया अभी आपके जो बादल घिर गए, ठंड का दिन है, और क्या हुआ, सनलाइट आई और बादल गिर गए। अब बादल गिर गए तो जो तापमान यहां से पृथ्वी पर से बाउंस बैक होकर वो वापस ऊपर जा रहा था, वो बादलों के द्वारा रोक लिया जाता है। अब बादलों ने वापस से हमें यही भेज दिया। देखिए, यह हमारी पृथ्वी, यहां पर यह हमारा क्या है भाई, यह हमारे आसमान में सनलाइट यहां पर आई, अब बाउंस बैक होकर के वापस, अब ये ऐसे वापस निकल जाएगी। लेकिन अगर बादल घिर गए, अब भाई क्लाउडी हो गया मौसम, ये पूरे बादल घिर गए, अब बादल गिर गए तो ये टेम्परेचर यहां तक गई, अब टकरा करके वापस आने लग जाएगी, ये टकरा के वापस आएगी, ये टकरा के वापस आएगी, ये इधर गई टकरा करके वापस आएगी। अल्टीमेटली इसने क्या किया, तो ये जो तापमान था उसको बंद करके रख लिया, जाने ही नहीं दिया वापस। अगर ये टेम्परेचर को वापस नहीं जाने देंगे तो सीधी बात है पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, और हमें ऐसा एहसास होता है कि भैया ठंड का दिन हो, बादल घिरा है, लेकिन हमको ठंड का एहसास नहीं होता। और उसके अपोजिट पता है क्या होता है, जब मान लीजिए पानी गिर गया, पानी गिरने के बाद में क्या होता है, अब बादल छट गए, अब चलती है हवाएं, फिर लगती है बेहतरीन ठंड। क्यों लगती है बेहतरीन ठंड, क्योंकि जब वापस से हवाएं चलती हैं तब एयर में नमी आ चुकी है, मॉइस्चर आ चुका है, उस मॉइस्चर के कारण टेम्परेचर डिफरेंस होता है, और जो तापमान आपके पृथ्वी पर होल्ड करके रखा था, बादल हट गए तो तापमान वापस निकल जाता है, तब लगती है बेहतरीन ठंड। खैर, मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि हम अगर कुछ भी प्रभावित करेंगे, किसको, जो पर्यावरण का अपने आप का एक साइकिल है, उसमें कुछ भी इंपैक्ट अगर हम डालते हैं तो वो कुछ ना कुछ हमको बदले में गिफ्ट जरूर करती है। अब वो ये है, अगर हमने पॉजिटिव कुछ के साथ किया है तो पॉजिटिव गिफ्ट करेगी, नेगेटिव किया तो नेगेटिव गिफ्ट करेगी। जैसे हमने खूब सारे पॉलीथीन के इस्तेमाल करने शुरू किए तो इसका इंपैक्ट नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव तो आना नहीं। हाल फिलहाल बहुत सारी ऐसी महामारियों से गुजरे जिसमें भी हमने ये देखा, उसमें क्या होगा, यही हुआ था कि हमने उसको क्या किया था भाई, प्रकृति को अनबैलेंस करने की कोशिश करी, उसने उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर डाल दिया, है ना। और जैसे ही हमने उससे दूरियां बनाई, प्रकृति को छेड़ना बंद किया, उसमें हमने कार्बन उत्सर्जन कम कर दिया, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई, ये सब बंद हो गए, सारे काम धंधे बंद हो गए, लोग अपने अपने घरों में बंद थे, तब प्रकृति ने क्या किया, तो प्रकृति ने अपने आप को फिर से रिफॉर्म करने की कोशिश शुरू कर दी, बहुत तेजी से अपने आप को रिफॉर्म किया। तो इस बात का यह सबूत है ना, और हम उस समय हैं जबकि हम ये दोनों डिफरेंसेस देख सकते हैं, प्रकृति का प्रकोप भी और प्रकृति किस तरीके से अपने आप को बनाती है ये भी। अर्थात पर्यावरण में बदलाव हमें तो प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, और इससे पर्यावरण में धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, हमारी पर्यावरण की जो गुणवत्ता है उसमें धीरे धीरे कमी आ रही है, और इसकी वजह से हमें बहुत सारी कठिनाइयां हो रही।
अभी इस सिनेरियो में अगर कहें तो हमारा जो कैपिटल है, जो हमारी दिल्ली राजधानी है, वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब है कि लोग सांस नहीं ले पा रहे। ऐसे भी दिन बहुत सारे आए हैं जब आपने न्यूज़पेपर्स एंड ऑल में पढ़ा होगा कि भाई क्या करते हैं, तो 5th तक के स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है, 5वीं तक के बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। ये अल्टीमेटली क्या है भाई कि इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, इतना ज्यादा उसमें प्रदूषण, वायु प्रदूषण है अल्टीमेटली वहां पर, और इतना ज्यादा मात्रा में वायु प्रदूषण है कि पूरी तरीके से सांस लेना भी संभव नहीं है। पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं उनके ऊपर पानी का छिड़काव तक करते हैं ताकि उन पत्तियों पर से इन धूल कणों को हटाया जा सके और उन पत्तों पर सनलाइट आए, वो पत्तियां खाना बनाए और पौधे स्वस्थ रहे, कम से कम ऑक्सीजन तो मिलता रहे। पता चले कि ऑक्सीजन में भी कमी आ जाएगी। अगर मान लीजिए पेड़ पौधे मरते चले गए तो ऑक्सीजन में कमी आएगी। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधों की बहुत कमी होगी, पेड़ पौधे अभी भी हैं। दिल्ली एक ऐसी जगह पे बसा है, पेड़ पौधे हैं नो डाउट, बहुत ज्यादा नहीं कटे लेकिन कटे हैं। ऐसा भी नहीं है कि पूरे जंगलों से आच्छादित है, नहीं, जंगल भी नहीं है लेकिन पेड़ पौधे हैं। अब पॉइंट ये है कि आप जितना पेड़ पौधे क्या करते हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जिस तरीके से हम क्या करते हैं अपने श्वसन प्रक्रिया में, हम लेते हैं भाई ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, बट वो क्या करते हैं भाई, वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और ऑक्सीजन हमें चाहिए, हमारे लिए वो जीवनदायिनी है, तो ऑक्सीजन हम लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। हमारे द्वारा रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड अल्टीमेटली कह लूं तो वो उनके लिए क्या हो गया भाई, वो उनके लिए इनहेल करने के लिए बन गया। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस अवेलेबल है, चलेगा, लेकिन उसके साथ में मैं दूसरे गैसों का उत्सर्जन ज्यादा करूं। खूब सारी इंडस्ट्रीज हैं, खूब सारी फैक्ट्रीज हैं, खूब सारी ऑफिसेस हैं जहां पे बहुत सारे मशीनरीज यूज हो रही हैं, है ना। उनसे निकलने वाली जो गैसेस है वो बहुत हानिकारक होती है। जैसे रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस है, सीएफसी गैस है ना, वो या फिर एसी की बात कर लेते हैं, उससे भी भाई सीएफसी गैस निकलती है। ये सभी गैसेस बहुत खतरनाक है, ये गैसेस बहुत ज्यादा डेंजरस है, बहुत ज्यादा समस्या पैदा करती हैं। तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं हम, वहां पर वायु प्रदूषण तो कर ही रहे हैं, एक साथ साथ वहां पे सबसे बड़ा इंपैक्ट है वो है कि भैया पराली जलाना, उसके कारण भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। क्योंकि हम जब किसी भी कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड था जो कि टेम्परेचर को क्या कर रहा था भाई, ट्रैप कर रहा था, पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रहा था, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ लेकर के जा रहा था। तो वहां पर यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और मैक्सिमम जगहों पर यह देखा जाता है कि फसलों की कटाई के बाद फसलों को जला दिया जाता है। अब फसलों को नहीं, बेसिकली जो उसके डंठल है, जो कृषि अपशिष्ट है, उसको जला देते हैं। जबकि हमें पता है, हमें इसी चैप्टर के अंदर यह भी डिस्कस करनी है कि कचरा प्रबंधन कर सकते हैं, मतलब वो जो अपशिष्ट हैं उनको लेकर के हम, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल हैं, उनको लेकर के हम क्या कर सकते हैं भाई, हम कंपोस्ट बना सकते हैं, अलग अलग चीजों में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करें, हम क्या करें, पूरी तरीके से उसको कर देते हैं वेस्ट। तो मतलब यहां पर क्या कर रहे हैं भाई कि पर्यावरण में ऐसा करके हम बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे प्रदूषण है, वनों की कटाई है। इसकी वजह से क्या हो रहा है भाई, कभी भी कहीं पर भी ज्यादा बारिश हो जाता है, कहीं पर भी बाढ़ आ जाता है ना, कहीं पर भी क्या होता है भाई बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी, कहीं पर बहुत गर्मी पड़ने लगी, कुछ भी हो रहा है, मतलब पूरी तरीके से अनबैलेंस है। जैसे कि हम जिस कंट्री में है, ये इतनी बेहतरीन कंट्री है कि यहां पर हमें चारों मौसम देखने को मिल जाते हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे कंट्री जहां पे पूरे टाइम ठंडी रहती है, पूरे टाइम गर्मी ही रहती है। लेकिन हम इस तरीके की जगह पर नहीं है। हमारे यहाँ मानसून भी आता है, मतलब बरसात भी आती है, ठंड भी आता है, गर्मी भी आता है, वसंत ऋतु भी आती है, सारे मौसम हमारे पास आते हैं। लेकिन इनके साइकिल्स में चेंजेस हमारे यहाँ भी आने शुरू हो गई। जो बरसात पहले जिस समय से शुरू होकर के खत्म होती थी उसमें करीब 10 से 15 दिन की गिरावट आ चुकी है। जिस तरीके से हम ठंड की बात करते थे कि भैया 14th या 15th ऑफ जनवरी से ठंड धीरे 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 कम होना शुरू हो जाती है, जबकि हम देखते हैं कि 15 तारीख के बाद भी समटाइम्स ठंड बहुत ज्यादा पड़ जाती है। हम ऐसा समझते हैं कि भाई जून में हमारे यहाँ पे मिड ऑफ जून से बारिश आना शुरू हो जाता है, जो कि कई बार को ऐसा लगता है कि 1 जुलाई के बाद आकर के बारिश आ रही है और जुलाई तक बेहतरीन प्रचंड गर्मी पड़ रही है। तो ये सारी अनबैलेंसेस किसकी वजह से हो रही है भाई, जो हम पर्यावरण के साइकिल में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं, उसके कारण हो रहा है। अदरवाइज ऐसा कुछ होना नहीं है। मतलब प्रकृति को उसके ही साइकिल्स पे छोड़ दें, उसमें हम बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालें, तो प्रकृति भी हमारे ऊपर बहुत सारे रॉन्ग इंपैक्ट नहीं डालेगी और हमें समस्याएं कम होगी, हम इजीली यहां पर सरवाइव कर सकते हैं। किंतु भौतिकतावाद
एंड जो हमारे यहां पर सबसे ज्यादा है कि भाई पॉपुलेशन, भौतिकतावाद और पॉपुलेशन की वजह से, भौतिकतावाद का अल्टीमेट मतलब कि हम अर्बनाइजेशन की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे पास में चीजों की डिमांड बढ़ती जाएगी, एंड जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा उनके फुलफिल करने के लिए इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई प्रदूषण को हम कम नहीं कर पाएंगे। अब भले ही प्रदूषण को आप कम नहीं करें, लेकिन भाई इसका प्रबंधन बहुत ज्यादा आवश्यक है। अल्टीमेटली क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि भाई प्रदूषण को कम करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि प्रदूषण बिना कम किए हम ये सारी चीजें, ये सारी गतिविधियां ऐसे ही करते रहेंगे और ये जीवन यापन चलता रहेगा। ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। तो क्या करेंगे भाई, तो क्या होगा कि जैसे जैसे हमारे ये अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, मतलब शहरीकरण बढ़ रहा है, यानी भौतिकतावाद जैसे जैसे बढ़ेगी, इसमें जितनी ज्यादा डिमांड होगी उसको फुलफिल करने के लिए अब हम पर्यावरण के ऊपर की निर्भरता को धीरे धीरे कम करना चाह रहे हैं। कैसे? जैसे अगर हम ऐसी बात को कहें कि भाई जो व्हीकल्स थे उनके अंधाधुंध उपयोग होते थे, पेट्रोल डीजल इसको खूब अंधाधुंध तरीके से उपयोग किया जाता है, उसमें कमी लाएंगे, है ना। जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, उन सभी चीजों में इस्तेमाल करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं जो बायोडिग्रेडेबल है, कौन सी ऐसी चीज है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो इसके हिसाब से हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं। अब जरा हम आते हैं कि जो वायु प्रदूषण जो हो रहा है, इस वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हमें हो रही हैं, एंड वायु प्रदूषण के कारण मुख्यतः ओजोन पे क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि ओजोन हमारे लिए एक तरीके से सुरक्षा आवरण है जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमको बचाती है। तो चलिए देखते हैं हम जरा ओजोन को और इस पर होने वाले दुष्प्रभावों को। ओजोन क्या है भाई, तो देखिए ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो कि सूर्य की हानिकारक विकिरण यूवी रेज, पराबैंगनी किरण से हमको रक्षा करती है, क्योंकि ये जो भी पराबैंगनी किरणें आती है उनको अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार से यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियां जैसे कि त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोरी परिरक्षा तंत्र, पौधों का नाश इत्यादि से यह हमको रोक लेती। क्या होता है जरा समझिए, सूर्य की विकिरण में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, पराबैंगनी किरणें हैं, और ये पराबैंगनी किरणें इतनी ज्यादा घातक होती हैं कि अगर ये स्किन पर पड़ेंगी तो स्किन को डेड कर देती है। अब त्वचा की कोशिकाएं कुछ अगर मृत हो गई तो मृत कोशिकाएं अगर बाहर नहीं निकल पाएंगी, इसका मतलब कि मृत कोशिकाएं अंदर ही अंदर क्या करती है भाई, तो कैंसर निर्माण करती। कैंसर होता क्या, अल्टीमेटली वो मृत कोशिकाएं जो कि बाहर नहीं निकल पा रही, अब नहीं निकल पा रही और वहां पर कोशिकाएं लगातार डेड होती जा रही है, डेड होती जा रही है, डेड होती जा रही है, तो यही कैंसर का रूप धारण करती है। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से यह परेशानी होती है कि भाई अगर डायरेक्टली हमारे स्किन पे पड़ती है तो हमें स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स को अराइज करती है। साथ ही साथ जो पौधे हैं उन पौधों के विकास में भी यह हानिकारक है, क्योंकि पौधों की पत्तियों को भी ये जला देती है, तो पौधों का विकास रुक जाएगा। अगर पौधों का विकास रुकेगा तो अल्टीमेटली हमारे जो पारी तंत्र है इस पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उत्पादक तो पौधे ही हैं, और पौधे मतलब एक श्रेणी खत्म हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमारी पूरी की पूरी इकोसिस्टम पे इंपैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ अगर मैं ऐसा कहता हूं कि ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, पराबैंगनी किरणें हैं, ये जब पृथ्वी पर आती है तो ये टेम्परेचर राइज करती है, यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है। पृथ्वी के तापमान बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग की जो परेशानी है ये हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पर कि भाई यही जो है अल्टीमेटली मैं कहता हूं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये मोतियाबिंद का भी कॉज है, मतलब आंखों पर डायरेक्टली पड़ने से मोतियाबिंद जैसी समस्याएं भी होने लगती है। एंड साथ ही साथ अगर मैं इसको बताऊं आपको, तो अगर आप अभी के समय में देखेंगे तो भाई आप जैसे वेदर फोरकास्ट देखते हैं आपके मोबाइल फोन्स में, है ना, आपके डिजिटल स्क्रीन्स पे भाई वेदर फोरकास्ट आती है कि मतलब आज का दिन कैसा रहने वाला है, कल का दिन कैसा रहने वाला है। उसमें अब लिखा आता है बाकायदा कि भाई आज यूवी रेडिएशंस कितना होगा, बाकायदा आप देखेंगे तो मतलब आपको वहां पर टेम्परेचर्स दिखाया जाता है, सुबह कब होगी, शाम कब होगी, है ना, हवाएं कितनी गतिज चलेगी, नमी कितनी रहेगी, और साथ साथ देखिएगा एक यूवी इंडेक्स भी दिखाता है जहां पर यह बताते हैं कि भैया आज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कितना रहेगा। मतलब यह है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारी पृथ्वी तक पहुंचना शुरू हो चुकी है। और क्यों शुरू हो गई, क्योंकि ये जो ओजोन परत है जो कि हमको प्रोटेक्ट कर रहा था उसमें हो गई है अब होल, उसमें हो गया छेद। और छेद होने का कारण क्या है भाई, तो छेद होने का सबसे मुख्य कारण जो है वो है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में पाया जाने वाला CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम अभी केमिकल इक्वेशन भी देखेंगे जहां पर समझेंगे कि ये कैसे इंपैक्ट कर रहा है।
अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से निकलता है भाई? तो इसके निकलने के लिए है हमारे पास में रेफ्रिजरेटर, जितने भी शीतलन वाली चीजें यूज होती हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, एसी हो, अग्निशमन यंत्र हो, उन सभी जगहों से क्या मिलता है भाई? तो वहां से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही सबसे मुख्य अवयव है जो कि हमारी ओजोन लेयर में क्या कर रही है? क्षति पहुंचा रही। ठीक है, इसकी हिस्ट्री को भी समझेंगे, कहां कब कैसे पाया गया, लेकिन उसके पहले जरा ओजोन के बारे में सीख के आते। ओजोन अल्टीमेटली है क्या? तो ओजोन है, ये समताप मंडल में पाया जाता है, यानी सबसे ऊपरी आवरण है हमारी वायुमंडल का, और वहां पर जमीन स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है। ओजोन जो है ये होता O3 है। जैसा आपको पता है कि भैया O2 जो है, ऑक्सीजन जो है, ये जीवनदायिनी है भाई, इसी से हम सांस ले पाते हैं, ये हमें चाहिए ऑक्सीजन। लेकिन O3 जैसा होता है, ये विषैली गैस है। ये कैसा है भाई? विषैली गैस। मतलब ये कहां जीवनदायिनी और ये विष एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो गए भाई। अब O2 से O3 बनने की कहानी क्या है, कैसे बनता है O2 से O3, तो उसके लिए हम बात करते हैं। देखिए क्या होता है, ओजोन का निर्माण जो है एक रासायनिक क्रिया का परिणाम है। जब ऑक्सीजन पे परावैंगनिक किरणें पड़ती हैं, जिस परावैंगनिक किरणों कह रहे हैं कि ज्यादा तकलीफदायी हो रही है, तो जैसे इसके ऊपर पड़ती है परावैंगनिक विकिरण, है ना, और ऑक्सीजन का एक अणु, ये दोनों अगर मिल जाए, मतलब O2 और O3, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन, O2 और ऑक्सीजन का एक अणु, सिर्फ और सिर्फ इसका क्या है? एक अणु। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो ये दोनों मिलकर के बना लेते हैं किसको? ओजोन। ओजोन का मतलब क्या हुआ भैया? ये बना लेते हैं O3। और यहां पे पराबैंगनी किरणें जरूरी हैं, पराबैंगनी किरणों के ही प्रेजेंस में ये ओजोन का निर्माण होता है। हमारे वायुमंडल में, ये देखिए हमारी ये पृथ्वी, हमारा ये वायुमंडल, इस हमारे वायुमंडल में, ठीक है, इस हमारे वायुमंडल में क्या होता है भाई? तो यहां पर हमारे पास में ऑक्सीजन अवेलेबल है, मतलब O2 अवेलेबल है, और O का एक अणु, इन दोनों को लेकर के क्या बनाता है? O3 का निर्माण करता है और सबसे बाहरी आवरण बना लेता है। O3 एक विषैली गैस है। यहां पर एक और पॉइंट मैं बोलूंगा, अगर इसका उल्टा काम करेंगे ना, जैसे O3 जब ब्रेक होता है, जब O3 को तोड़ेंगे तो ये O2 और एक O का निर्माण करता है, ऑक्सीजन का एक निर्माण करता है, और ये जो ऑक्सीजन है इसको कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या कहते हैं इसको? नवजात ऑक्सीजन। नेसेंट मतलब नवजात। और ये बहुत ज्यादा घातक होता है, ये बहुत ही ज्यादा घातक होता है, ये किसी को भी ऑक्सीडाइज करा सकता है, बहुत ज्यादा खतरनाक है ये इतना ज्यादा क्रियाशील होता है कि भैया किसी को ऑक्सीडाइज करा सकता है। तो ओजोन इतनी विषैली क्यों मानी जाती है? वो इसी वजह से, जब इसको ब्रेक करते हैं तो O2 तो मिलता है, लेकिन ये नेसेंट ऑक्सीजन किसी को भी ऑक्सीडाइज करा सकता है, मतलब किसी के साथ भी अभिक्रिया करा सकता है, और किसी के साथ भी अगर ऑक्सीडाइज करा दिया, ऑक्सीकृत हो गई वो चीज, इसका मतलब है वो खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। जैसे मैं कहता हूं कोरोजन, जंग लगना। जंग लगना क्या होता है? ऑक्सीडेशन एक प्रक्रिया है, नमी के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के संपर्क में आते के साथ ही जो आयरन है वो ऑक्साइड्स फॉर्म करने लगता है, वो आयरन के ऑक्साइड ही है जो जंग है, और आयरन पूरी तरीके से खत्म। वैसे ही जब ओजोन को विषैली कह रहा हूं, तो विषैली गैस कहने का सीधा मतलब है कि O3 जब ब्रेक होगा तो ये दो पार्ट में O2 और एक नेसेंट ऑक्सीजन वहां से निकलेगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। आपको पता है कि कोई भी एटम जो है वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एटम के फॉर्म में नहीं। मतलब सिर्फ और सिर्फ H कभी नहीं मिलेगा, जब मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा? H2 मिलेगा। हाइड्रोजन अपने ही एक हाइड्रोजन एटम से रिएक्ट करता है और एक मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेता है, लेकिन अकेला हाइड्रोजन होगा तो यह ज्यादा क्रियाशील होगा। सेम वैसे ही नेसेंट ऑक्सीजन जो है, जो नवजात ऑक्सीजन, अभी अभी जन्मा वाला है ना, ये O3 से जैसे ही मेरे को O मिलता है, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है और तुरंत ही किसी से भी अभिक्रिया करके उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो पॉइंट क्लियर हो गई, समझ में आ गई ये वाली बात कि भैया ओजोन का निर्माण कैसे होता है और ओजोन का जब ब्रेकडाउन होता है तब कैसे होता है। ये निम्न ताप पे पॉसिबल नहीं है, इसके लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का होना जरूरी है। तो इसीलिए ओजोन का जो निर्माण है ये हमारे बाहरी आवरण में, हमारे ही वायुमंडल में उपलब्ध ऑक्सीजन के द्वारा हो तो रहा है। मतलब हमें ऐसा फील आएगा कि ठीक है, बहुत सारे अगर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इनसे ऑक्सीजन निकल रही है, उस ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करके ओजोन का निर्माण कर रहा है और बाहरी आवरण में हमको एक ऐसा प्रोटेक्शन लेयर मिल रही है
किंतु बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिसको हम कह रहे हैं क्या, वायु प्रदूषण, जिसके जरिए हम इस ओजोन लेयर में काम करवा रहे हैं कि O3 को तोड़ रहे हैं और उससे नेसेंट ऑक्सीजन बन रहा है। और नेसेंट ऑक्सीजन अगेन मैं बोलूं तो भैया वो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, बहुत दिक्कत कर रहा है। तो ऐसा करके आप कर क्या रहे भाई, तो आप ऐसा करके कर रहे हैं कि इस ओजोन लेयर में धीरे धीरे इसकी मोटाई को कम करें। अब ये तो छन्नी पत्र जैसा है भैया, जब इसके अंदर से कोई चीज जाएगी जितना मोटा रहेगा उतना बेहतरीन छनेगी। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को छानना है और इसकी मोटाई खुद की हो रखी है, पतली, छनेगा ही नहीं। तो मतलब होल का मतलब, इसमें छेद होने का मतलब है इसका लेयर की जो मोटाई है वो कम होगी। अगर मोटाई कम होगी तो बट ऑब्वियस है कि उसके अंदर से लाइट बीम्स जो पास होंगी वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को लेकर के पृथ्वी पर आ जाएंगी और पृथ्वी पर बहुत सारा डिजास्टर क्रिएट करेंगी। क्लियर हो गई होगी बात? तो थोड़ा सा देख लीजिए इसके बारे में। तो 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं। अंटार्कटिका में सबसे पहले 1985 में यह देखा गया कि भैया क्या हो रहा है, जो ओजोन की मोटाई है उसकी थिकनेस जो है वो कम हो रही है, कम हो रही है। इसी को हमने कहा क्या, ओजोन में छेद, ओजोन छिद्र, ठीक है, होल होता चला जा रहा है ओजोन में। ऐसा होने का कारण क्या है भाई, तो हमने देखा, हमने जब इसके ऊपर स्टडी करी तो हमने पाया कि ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारण मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो हम इसको जनरेट कर रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये वह कारक है जो क्या कर रहा है भाई, ओजोन की जो मोटाई है, जो ओजोन लेयर है उसमें कमी ला रहा है। अब ओजोन लेयर में कमी ला रहा है और हमारे द्वारा ये बनाई गई केमिकल है, तो ऑब्वियस सी बात है जिम्मेदार हम ही है। तो हुआ क्या कि जिसका उपयोग शीतलन और अग्निशमन के लिए किया जाता है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि भैया जो रेफ्रिजरेटर जो मैंने अभी बोला, एसी जो मैंने बात करी अभी, है ना, अग्निशमक यंत्र है, जितने भी शीतलन वाली चीजें हैं उसमें गैसेस भरी जाती है और वहां से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। एंड यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे बड़ा जिम्मेदार है। जैसे वायु प्रदूषण के लिए मैंने कहा कि जहां पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वहां पे ऐसी चीजें बहुत आयत प्रयोग में लाई जाती है। अब जैसे मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली की अगर मैं बात करता हूं, है ना, जो एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं, तो हमें पता है वहां पे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेस हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर बहुत सारे गतिविधियां चलती है, जहां पर रेफ्रिजरेशन का काम होता है, साथ ही साथ एसी इस्तेमाल होता है भैया ऑफिसेस में, तो वहां पर भी हमको क्या मिलेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मतलब सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक ही चीज जिम्मेदार नहीं है कि किसानों के पराली जलाने से ही वायु प्रदूषण हो रहा है या फिर गाड़ियां चल रही है उसी वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है। इसके बदले में ऐसा भी कह सकता हूं कि बहुत और भी गतिविधियां हैं जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इन ऑफिसेस का वहां पर एक साथ होना, क्योंकि एक ही जगह से इतना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होना या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रोड्यूस होना, ऑब्वियसली वो फिल्टर होकर के हमारे वातावरण में नहीं मिलाया जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब क्या हुआ, तो 85 में कमी देखी, अब पूरे विश्व ने भैया इसके ऊपर चिंता जताई। क्यों पूरे विश्व ने चिंता जताई? क्योंकि ये एक व्यक्ति के ये प्रॉब्लम नहीं है, हमने सरहदें सिर्फ और सिर्फ किस पे, पृथ्वी पर बांट के रखे भाई, इस वायुमंडल पे नहीं, है ना। कहते हैं ना कि जो बर्ड्स हैं जो आसमान में उड़ा करते हैं उनके लिए कोई सरहदें नहीं है। मतलब क्या, हमने अपने लिए बांट रखा है ना भाई कि ये हमारा इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, ये अमेरिका हो गया, ये इंग्लैंड हो गया, व्हाटएवर जितनी भी चीजें हमने बांटी है ये हमने खुद के लिए बांट के रखी है। अगर हम एटमॉस्फेरिक लेवल पे बात करें, गैसेस की बात करें, वायु की बात करें, तो इसमें कौन सा बंटवारा है? अगर हमने खूब सारा प्रदूषण किया तो दूसरे देशों में उसका इंपैक्ट नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। अगर नदियों की बात करते हैं तो एक नदी हो सकता है हमारे यहां से बहती हुई दूसरे जगह पे भी जाती है, जैसे पाकिस्तान में जो सिंध नदी, ठीक है, तो ये क्या है, निकलना यहीं से जाना उधर भी है। कई सारी ऐसी भी रिवर्स है जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं। अब क्या करते हैं भाई, तो कुछ जैसे हमारे पड़ोसी देश उसमें क्या करते हैं भैया, बांध बना रहे। अब बांध बना करके क्या करना चाह रहे भैया, चलो बांध बना दिया, बांध बनाने से क्या हुआ, तो दूसरे देशों में पानी नहीं जा रहा। अब भाई पानी पे एक अधिकार आपका तो है नहीं। नॉट इवन दिस, हमारे ही कंट्री में दो ऐसे स्टेट हैं जहां पर पानी को लेकर के बहुत ज्यादा लड़ाई है, केरला, तमिलनाडु, इन सब जगहों पे। अब क्या होता है भाई, एक जिसके राज्य से पानी गुजर रही है, नदी गुजर रही है, उन्हें बांध बना दी, दूसरे में भी पानी की कमी होगी। पता चलता है यहां से पानी छोड़ा, उधर बाढ़ आ गई। तो मतलब कहने का मेरा यह है कि भाई ये हम एक व्यक्ति विशेष की ये समस्या नहीं है, एक किसी देश की समस्या नहीं, किसी राज्य की समस्या नहीं है, ये पूरा वैश्विक समस्या है। तो पूरा विश्व ही मिलकर के इसका हल निकाल सकता है।
हो सकता है कि हम अपने देश के लिए, अपने देश को बचाने के लिए हमने अपनी जागरूकता बनाई और जागरूक होकर के हमने कार्बन उत्सर्जन कम कर दिया, सीएफसी का उत्सर्जन कम कर दिया, लेकिन दूसरी कंट्री इसका फायदा उठा करके उसने अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा दिया। सपोज हमने कहा भैया कि अब इंडस्ट्रीज हम बंद कर रहे हैं क्योंकि हम इतनी इंडस्ट्रीज नहीं चला सकते, हम प्रोडक्शन बंद करें अल्टीमेटली, तो हम सामान को एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे, मतलब सामान अब हम बनाएंगे नहीं तो बेचेंगे क्या? तो हमने बेचना बंद किया। दूसरे देश ने सोचा भैया ये तो व्यापार का अच्छा मौका है, जब सामने वाला देश नहीं बना रहा है तो क्यों ना इंडस्ट्री मैं अपने देश में लगाता हूं और मैं इस व्यापार को संभाल लेता हूं। अब मार्केट में डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए दूसरी कंट्री ने इस बात को अपना लिया, उसने भैया अपना प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। और हमारे देश ने क्या किया भाई, तो हमने कहा कि नहीं यार हम तो जो है ना इको फ्रेंडली हैं, पर्यावरण संरक्षी हैं, हम नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा देश गरीब पे गरीब हुए जा रहा है, वो अमीर पे अमीर हुए जा रहा है। तो ये किसी एक व्यक्ति विशेष की समस्या नहीं है, इसमें सभी देशों को साथ आना होगा, सभी देशों को साथ मिलना होगा और तब जाकर के हम किसी न किसी ऐसे हल पे निकलेंगे जहां पर हम इस पर्यावरण को बचा सकते हैं। अगर नहीं बचाएंगे तो हमें पता है प्रकृति अगर नष्ट होती है, प्रकृति अगर रुष्ट होती है तो उसका बहुत गंदा इंपैक्ट हमारे ऊपर ही पड़ता है। तो इसलिए क्या किया कि 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति बनी कि सीएफसी उत्पादन को 2086 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। इसको क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। 1985 में देखा, 1986 तक उसका स्टडी हुआ और 1986 में जितना सीएफसी उत्सर्जन हो रहा था, मैंने कहा था कि हम पर्यावरण को खत्म नहीं कर सकते, है ना। जैसे करप्शन और प्रदूषण ये दोनों खत्म नहीं हो सकती, है ना। क्या हो सकती है? कम हो सकती है, मिनिमाइज कर सकते हैं जितना मिनिमाइज करना है। उसी तरीके से मैं कह रहा हूं यहां पर कि भैया ये एक क्योटो प्रोटोकॉल बना सभी कंट्रीज के लिए जिसमें सबको पार्टिसिपेट करना अनिवार्य है। क्या कि 1986 में जितना हम सीएफसी उत्सर्जन कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, उसी स्तर को बनाए रखना है, उससे ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। अब अगर किसी कंट्री में इससे ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है तो फिर उनको उसके अकॉर्डिंगली, उसके अनुरूप कहीं ना कहीं अपने आप को मैनेज करना होगा, ताकि आप 1986 में जितना कार्बन उत्सर्जन करते थे या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन करते थे, उतना ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन कीजिए, उससे ज्यादा आपको उत्सर्जन करने की अनुमति नहीं है। क्योंकि देखिए खत्म तो कर नहीं पा रहे थे, हां कम कर रहे हैं, ये अप्रिशिएबल है, ठीक है, जिसके ऊपर लगभग सभी देशों के लोगों ने मिला और मिलकर के इसके ऊपर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे कार्बन उत्सर्जन में कमी आ रही है और उन सभी कंट्रीज को अप्रिशिएट किया जाने लगा है जो जीरो कार्बन प्रोड्यूसर्स हैं। बहुत सारे ऐसे शहर अब बसाए जाने लगे हैं, बहुत सारे ऐसे शहर बनने लगे हैं जहां पर यह दावा किया जाता है कि भाई हम जीरो कार्बन उत्सर्जक हैं। बहुत सारे ऑफिसेस ऐसी बनने लगी है जो कहती है कि हम जीरो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि वो वेस्ट प्रोड्यूस ना करें, वहां कार्बन उत्सर्जन ना हो, लेकिन उसको उठा करके बहुत मिनिमम कर दिया। अब जितना वहां पर वेस्ट प्रोडक्शन हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए अलग से यूनिट्स बनाई और वेस्ट मैनेजमेंट करके उसको ये कहा कि हां अब हम जीरो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको रिसाइकलिंग प्रोसेसेस कह सकते हैं, ठीक है। तो इस सर्वसम्मति से क्या हुआ भाई, तो ऐसा कहा कि जो सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसको 1986 के स्तर पे ही सभी वर्ल्ड के लोग मिलकर के बनाए रखेंगे। अब बात यह है कि ओजोन की यहां तक हो जाती है बात खत्म कि ओजोन में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या दिक्कतें हो रही हैं, और अगर वहां पे ओजोन में जैसे छिद्र हो रहा है तो उसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर क्या असर पड़ेगा। ओजोन अपने आप में भाई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली for your school point of view, this is also compulsory for the competitive examination। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि आगे चल के किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठेंगे जहां पर मेंटल एबिलिटी टेस्ट या पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं, हम जरा बात करते हैं कचरा प्रबंधन की, वेस्ट मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट जो कि मैंने अभी आपको कहा कि कार्बन उत्सर्जन या फिर जो हम कह रहे हैं प्रदूषण ये नहीं फैलाएं, ऐसा हो नहीं सकता, तो मिनिमाइज करना है। अब मिनिमाइज करने में भी ऐसा हो कि अब एक नॉर्मली आपसे बात करता हूं कि भाई हमने कोई सब्जी खरीद के लेके आए तो भैया उसके छिलके तो उतारेंगे ना, वो छिलका कचरा है, हम फेंक देते हैं, लेकिन वो रिसाइकल हो सकती है। तो हम यत्र तत्र फेंकेंगे तो वो कचरा हो गया, लेकिन अगर हमने उसको सुरक्षित ढंग से ले गए एक जगह पे और हमने बहुत सारे ऐसे सब्जी के छिलकों को इकट्ठा किया, उनको मिट्टी के अंदर दबा दिया,
कुछ दिनों बाद वो क्या हो जाएंगे, तो भैया उनका जैव निम्नीकरण होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसमें कीट लगेंगे, कीड़े लगेंगे, विषाणु लगेंगे और उनको क्या करेंगे, सड़ाना शुरू करेंगे। सड़ने का मतलब क्या होता है भाई, तो जो उसके मूल अवयव है उसमें उसको विघटित हो जाना, मतलब जो जटिल कंपाउंड के फॉर्म में आपके पास में था, जटिल यौगिक के फॉर्म में था, उसका सामान्य रासायनिक अभिकरणों में टूट जाना ही कहलाता है निम्नीकरण। अगर ये जीवों के द्वारा किया जा रहा है, मतलब कीट पतंग कीड़े, तो भाई उसको जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैसे अब सब्जी के छिलकों को हमने क्या किया, पृथ्वी के अंदर दबा दिया, अब उसका अपघटन पर होना शुरू हो जाएगा। अपघटन होने के बाद आप कुछ दिनों बाद देखेंगे तो वो क्या बन गया, कंपोस्ट बन गया भाई। अब उस कंपोस्ट को अगर हम मिट्टी में मिलाएंगे तो उर्वरकता उसकी बढ़ जाएगी। कारण क्या है उर्वरकता बढ़ने की, तो वो जो सब्जी उगा था वो इसी जमीन से उगा था, मतलब जो मिनरल्स लेने थे, जो खनिज लवण लेने थे, वो कहां से लिया, इसी मिट्टी से लिया था। अब इसी मिट्टी से लेकर के उसने फलों का निर्माण तो किया, मतलब सब्जी बनी। अब हुआ क्या कि उसने सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स पृथ्वी से ही नहीं लिए, इसके अलावे वायुमंडल से वायु भी लिया था, सूर्य की रोशनी भी ली थी। अब क्या होगा, जब उसको डिग्रेड किया, जब आपने उसको बायो कंपोस्ट बनाया, तो उसमें क्या, वो जब सड़ रहा था तो जो गैसेस वायुमंडल से ली थी वो गैसेस को वायुमंडल में मिला दिया, और जो चीज मिट्टी से ली थी वो मिट्टी में मिला दिया। अब मिट्टी से जो चीज ली थी वो मिट्टी में मिल गया, मतलब मिट्टी से जो निकाला वो मिट्टी को दे दिया। अब जब उसको किसी दूसरे पौधे में ले जा करके देंगे तो उस पौधे में ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस, मतलब उर्वरकता बढ़ने के चांसेस बढ़ जाती है, क्योंकि जो वो पौधा डिमांड करेगा वो मैं ऑलरेडी अपघटित करके ला चुका हूं, मतलब मिट्टी से जो निकाला था वापस मिट्टी में मिला दिया। तब ऐसी बात है, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती चली गई। अब सिर्फ मिट्टी से आप निकाले ही जा रहे, निकाले जा रहे, डाल कुछ भी नहीं, तो दिक्कत है। अब इसी चीज के लिए क्या करते हैं, तो रासायनिक तत्वों को उठा करके डाल देते हैं, जिसकी वजह से एक बार वो रासायनिक तत्व हमारे क्या होता है, फूड आइटम्स में चले गए, और वो फूड आइटम में जब रासायनिक तत्व चला जाता तो वो पहुंचता हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी से हमारे ऊपर, मतलब कहने का ऐसा है कि क्या होने लगता है भाई, तो जैव आवर्धन होने शुरू हो जाता है, बीमारियों का घर। बहुत सारे केमिकल्स हमारी बॉडी तक ऐसे ही पहुंचते हैं। ठीक है, हम आते हैं जरा प्रबंधन पे थे, तो मैं ये बोल रहा हूं कि सब्जी के छिलकों का मैं कर तो कुछ नहीं सकता, खा तो नहीं सकता हूं, तो मैं तो उसको फेंकूंगा ही। लेकिन अगर उसी सब्जी के छिलके को कहीं ऐसी रोड साइड पे फेंक दिया, कहीं सड़ने के लिए फेंक दिया, खूब बदबू दे रहा है, तो वो कचरा हो गया। लेकिन अगर उसका प्रबंधन कर दिया जाए, मतलब उसको एक जगह इकट्ठा किया, उसका बायो कंपोस्ट बनाया, तो वो हमारे लिए सोना बन गया भाई, मतलब वो उर्वरक बन गया मेरे लिए, और वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। मैं रासायनिक तत्वों को खरीदूंगा, उसको मिट्टी में मिलाऊं, उससे बेहतर है कि जैविक तत्वों को खरीदूं और उसको मिट्टी में मिलाऊं। तो बहुत सारी ऐसी एजेंसियां, बहुत सारे ऐसे यूनिट्स, बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ चुकी हैं, जिसमें से एक बड़ी फेमस है ना, क्या है भाई, डोर टू डोर कलेक्शंस होते हैं अब, और ये सफाई कर्मी डोर टू डोर जाकर के आपके घर से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं उन सभी वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेते हैं और लेकर के जाते हैं। अब इसका प्रबंधन में क्या हुआ, तो प्रबंधन में ये हुआ, वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने घरों में 2 से 3 तरीके की बाल्टियां रखें, सूखा कचरा अलग रखें, गीला कचरा अलग रखें, और प्लास्टिक, मरकरी, कांच, शीशा, इस तरीके की जो चीजें उनको अलग रखें। कहने का मतलब ऐसी चीजें जो रिसाइकल हो सकती है। कचरा प्रबंधन का एक और तरीका क्या है भाई, रिसाइकलिंग। एक तो हमने सीधे अपघटन करा दिया, खत्म हो गया। अब जैसे आपके यहां पे न्यूज़पेपर आया या कॉपी पेपर्स हुए, अब कॉपी पेपर्स का क्या कर सकते हैं, तो कॉपी पेपर्स जो आपने यूज किया, इसको अगर आप दे देंगे अलग से कलेक्ट करके, तो वो ले जाते हैं, उसको रिसाइकल किया जाता है, मतलब वापस उस पेपर के मटेरियल से पेपर बनाया जाता है। और भी बहुत सारे काम में आते हैं, है ना, जो ये आप देखते हैं पैकिंग मटेरियल्स बनते हैं, कार्डबोर्ड्स, हार्डबोर्ड्स, ये सब बनते हैं, प्लाई बनती है, उन सभी चीजों में इसका इस्तेमाल होता है, मतलब बार बार रिसाइकल हो रही है। टायर जो खराब हो जाता है उसको जलाएं नहीं, जलाएंगे उसमें से बहुत सारा कार्बन होता है, बहुत सारा धुआं निकलता है, बहुत सारी बदबू फैलती है, मतलब वायु प्रदूषण होता है। उसका प्रबंधन क्या है भाई, तो टायर को अगर आप देते तो वो रिसाइकलिंग में जाता है, जो उसमें का रबर जो है उसको निकाल करके फिर से, लाइक बाइक के टायर्स हैं तो उसको, उसकी क्वालिटी, उसके मटेरियल के हिसाब से अगली बार उसको साइकिल के टायर्स के रूप में बनाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे चीजें बनती है, ठीक है, रबर की, उसमें उसको परिवर्तित कर दिया जाता है। कुल मिलाकर के पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं। रिसाइकलिंग का मतलब होता है बार बार यूज, पुनः 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 उसका इस्तेमाल। अब रिसाइकलिंग करके आप क्या कर रहे हैं भाई, तो नए मटेरियल के लिए हम इस प्रकृति पर निर्भर नहीं है, जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं उसी को 2 बार 3 बार 4 बार करके हम इस्तेमाल करें। प्लास्टिक की जो चीजें होती है उसमें भी रिसाइकलिंग की जाती है, और रिसाइकल हो जाने वाली ही प्लास्टिक के
यूसेज की तरफ आपको कहा जाता है बार बार, एंड ये भी कही जाती है कि सिंगल यूज प्लास्टिक ना इस्तेमाल करें। मतलब एक बार आपने जो प्लास्टिक इस्तेमाल करी वो खराब हो गई, फेंक दी, ऐसा ना करें। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब क्या है भाई? तो जैसे जो पन्नी जो हम लेकर के आते हैं बाजार से कुछ सब्जी भाजी एंड ऑल खरीद करके, उसके साथ में जो प्लास्टिक देते हैं वो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है भाई, वो एक बार इस्तेमाल होता है, इसके बाद आप फेंक देते हैं। और इसके लिए अगर हम कहें तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप किसी भी दर्शनीय स्थल पे जाते हैं, किसी भी बड़े शहर में एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले ही आपको बहुत बड़ा सा एक ढेर दिखता है, जिसको कूड़े का ढेर, कचरे का ढेर कहते हैं। लगभग सभी शहरों के स्टार्ट होने से पहले आपको दिखना शुरू हो जाता है। कुछ समय पहले तक तो इस तरीके की बातें भी होती थी कि बड़ा शहर है मतलब बहुत ज्यादा गंदगी होगी। अगर बहुत सारी गंदगी दिखने लगी, ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखने लगे गंदगियों के, तो समझ में आ जाता भैया लगता है कोई बड़ा शहर आने वाला है। किंतु पिछले कुछ वर्षों में इस तरीके से काम हुए हैं, जहां पर क्या किया गया, तो भाई इस तरीके के जो टीले बने हुए थे, इस तरीके के जो कचरे बने हुए थे, उसमें बहुत सारी समितियां आई और उसका प्रबंधन करना शुरू कर दी। मतलब उसको रिसाइकल करना शुरू कर दिया गया, उससे कंपोस्ट बनना शुरू हो गया, उसमें से जितने भी मटेरियल थे काम के उनको निकाला जाना शुरू हो गया। एंड बहुत सारी जगहों पे तो उसके ऊपर हमने क्या किया, मिट्टी डाली, और मिट्टी डालने के बाद उस पर फूल पौधे गार्डन बना करके और उसको भी सुसज्जित कर दिया। लेकिन उसमें जो डिग्रेडेबल नहीं होंगी, मतलब जैसे प्लास्टिक जैसी चीजें जो होंगी उसमें जो डिग्रेड नहीं हो सकती, जो सड़ेंगी नहीं, वो तो अभी भी उसी के अंदर है और वो विषैला होता चला जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसका प्रबंधन बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब कह रहे हैं कि आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारी जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो रहा है। ये तो हमने इनकी बात करी। इसके साथ साथ एक आज की डेट में अभी है ना, मतलब मैं कह सकता हूं कि अभी आजकल की एक नई समस्या, एक नई तरीके का कचरा है जिसको हम कहते हैं ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट की बात करें, आपके आसपास या ये जितनी भी सिस्टम चल रही है, अभी हम बोल रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, एंड आप जितनी भी ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये सभी चीजें भाई बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉसिबल नहीं है। आपकी जीवन अभी के डेट में अगर कही जाए तो बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीजें, जितनी भी चीजें जहां पे भी आप कहते हैं कि ऑटोमेटिकली ये काम हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो एआई है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब भी बात आएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की जब बात आएगी तो भैया कुछ गैजेट्स होंगे, कुछ सामान होंगे जो कि इस्तेमाल किए जाएंगे और थोड़े दिन बाद खराब हो जाएंगे। मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में कहता हूं कि मोबाइल फोन जब शुरुआत में था तब कुछ ऐसी मेंटालिटी थी शुरुआत में कि हाँ एक फोन खरीदा मतलब हो गया, लाइफ लॉन्ग चलने वाली चीज है। बट अभी कैसा सिनेरियो बन गया कि भाई एक मोबाइल फोन मतलब साल भर और से और चला तो 2 साल के अंदर उसको खराब हो ही जाना, मतलब वो ई वेस्ट है। अब वैसी कंट्रीज जहां पर ई वेस्ट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर डिपेंडेंसीज है, वैसी कंट्रीज के पास में ई वेस्ट इतना ज्यादा हो रहा है कि उसका निपटारा कैसे करें। उसमें बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं नहीं, केमिकली उसको डिग्रेड करेंगे तो उससे ज्यादा पैसा लग जाएगा, और वातावरण में जो नुकसान होगा वो अलग। तो उस वेस्ट का क्या करें, कहां ले जाए, वो कूड़ा कहां जाएगा, और धीरे धीरे होते होते इसका तो एक हिमालय पर्वत बन जाएगा अलग से। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पॉइंट ये है कि भैया सीमित मात्रा में यूज करें और कचरा कम से कम करें, क्योंकि हमारी जीवन शैली के कारण ही ये बहुत मात्रा में कचरा इकट्ठा हो रहा है। मतलब सबसे बड़ी जिम्मेदार कौन है भाई? तो हमारी जीवन शैली। अब कचरे में जो पदार्थ होते हैं हम उनकी बात करते हैं और ये कैसे उनका निपटारा करें। देखिए जो समस्या है वो तो है, अब उससे बचे कैसे भाई, इसकी हम बात कर लें। तो हम कहते हैं कि 2 तरीके के पदार्थ हम कलेक्ट करते हैं, एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का मतलब होता है कि जो जीवित है ना, जो जीवित कीट पतंग कीड़े मकोड़ों द्वारा उसका निम्नीकरण कर दिया जाए। अब निम्नीकरण क्या होता है भाई? तो निम्नीकरण का मतलब है कि जटिल रासायनिक यौगिकों को तोड़ तोड़ करके सरल रासायनिक यौगिकों में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। सरल रासायनिक यौगिकों में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है भाई? तो सरल रासायनिक यौगिक कह लूं तो ऐसे मटेरियल जो हमारे इस एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि सब्जी को क्या किया था, सब्जी के छिलके जो थे उनको हमने सड़ाया, तो वो सड़ रहे हैं नहीं, वो बायोडिग्रेडेबल है, वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक है, कह भी रहे ना, देखिए फल तथा सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज, ये सब जैव निम्नीकरण है। अब क्यों कहते हैं कि भैया जूट की थैली लेकर के मार्केट जाया करें या कपड़े की थैली लेकर के मार्केट जाया करें? अब कपड़े में भी पॉलिस्टर यूज होता है। अब पॉलीस्टर है, वो पॉली मतलब बहुत सारा और ईस्टर एक केमिकल फॉर्म है।
ईस्टर को बहुत बार मल्टीप्लाई करके बनाया जाता है पॉलिस्टर, और ये एक तरीके का अजैव निम्नीकरणीय है, मतलब ये जीवित जंतुओं या जीवित कीट पतंग विषाणुओं के द्वारा इसका अपघटन नहीं किया जाएगा, ये केमिकली इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मतलब वो हमारा अजैव निम्नीकरणीय हो गया। जैसे जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों के कारण अपघटन नहीं होते उनको अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लिष्ट रेसे, धातु, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट इत्यादि। अगर हम एक एक करके बात करें तो हम सबसे पहले जैव निम्नीकरणीय की बात करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि एक गंदी बदबूदार नाली, आपको लगता है कि अरे यार ये तो बहुत सारे कीड़े दिख रहे हैं इसमें, तो अल्टीमेटली वो जो कीड़े हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, वो निम्नीकरण का काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए ही है, वो अल्टीमेटली हमें मदद कर रहे हैं। क्या मदद कर रहे हैं? आप बोलोगे अरे यार ये कैसा हो सकता है? तो ये हो रहा है कि जितने भी हमने उसके अंदर में अपशिष्ट था उन सभी अपशिष्टों को वो एज अ भोजन लेते हैं, ये अपघटक कहलाते हैं। जैसे कि हमने हमारी चेन देखी थी कि भैया सबसे पहले होता उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। तो ये अपघटक हैं, ये उसका अपघटन करेंगे, मतलब वो क्या करें, वो भोजन ले रहे हैं अपना, और भोजन लेने के क्रम में क्या करते हैं भैया, उसको वो डिग्रेड कर रहे हैं, मतलब उसको तोड़ते जा रहे हैं। जैसे मैं कहता हूं दीमक, अब आपको कहोगे भैया दीमक ये तो बड़ा ही बेकार चीज है भाई, ये अगर लकड़ियों में लग जाता है तो पूरी लकड़ियों को मिट्टी में बदल देते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि भैया वो जैव निम्नीकरणीय का हिस्सा है, वो लकड़ी सड़ेगी, लकड़ी को खराब होना पड़ेगा, नहीं तो वो कचरा हो जाएगा। अब वो अलग की बात है कि हम जैसे ही नया खरीद के लेके आते हैं दूसरे दिन उसमें लग जाते हैं दीमक, है ना, तो बड़ा दुख होता है। बट वो जैव निम्नीकरणीय का हिस्सा है, वो क्या करते हैं भाई, वो लकड़ी को खाते हैं और इसके बाद उसको मिट्टी में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, मतलब वो मिट्टी जैसा दिखता है, वो वास्तव में जाकर के मिट्टी में मिक्स हो सकती है, और जितने भी मिनरल्स मिट्टी से लेकर के ये पेड़ बना था जिससे कि आपने लकड़ी बनाई है वो वापस से मिल गई मिट्टी में। यही तो चक्रण है, यही तो प्रक्रम है, इसी को जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। इसमें होता यह कि हमें निम्नीकरण करने के लिए कुछ नहीं करना। आपको एक सब्जी को सड़ानी है तो आप बस आपको रखना ही है, सड़ जाएगा, उसको सड़ाने के लिए अलग से कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ कि भाई ये जितनी चीजें जो सड़ रही हैं, जिसमें कीड़े लग रहे हैं, वो डिग्रेड कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, उसको अपघटित कर रहे हैं उसके अवयवी पार्ट में। अवयव कौन? जिन सभी चीजों को लेकर के वो बना था उसी अवयव में वो निकल जाएगा, मतलब गैस गैस में मिल गया, मिट्टी से जितनी मिनरल्स उठाई थी वो वापस से मिट्टी में मिल जाएगी। उसी तरीके से जब हम अजैव निम्नीकरणीय की बात करते हैं, जैसे प्लास्टिक की बात करते हैं, तो ये भाई वर्षों तक नहीं सड़ने वाला, कुछ होना ही नहीं है इसका। अगर आप इसको मोल्ड करना चाहते हैं एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, हीट जैसी देंगे तो इसमें टेम्परेचर जैसे मिलेगा ये वायु प्रदूषण करना शुरू कर देगा। लेकिन इसका रूपांतरण कर करके हम बहुत बार इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन फाइनली इसको हम खत्म नहीं कर पाते। अगर पॉलीथीन खत्म हो जाती तो हमारी बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो जाती, क्योंकि पॉलीथीन एक ऐसा मटेरियल हमें मिल गया कि वो बहुत ईजी हो गया। धातुओं जैसा बहुत सारे इसके फॉर्मेट्स बना सकते हैं, इसके केसिंग्स बन सकते हैं, इसके बॉक्सेस बन जाते हैं, मतलब हमारी आम जीवन शैली में बहुत सारी जगहों पे प्लास्टिक यूज होती है और बहुत इजी भी लगता है, हमें लगता है बड़ा सेफ है। लेकिन दूसरा पहलू है इसका बनाना और इसका अपघटन करना अपने आप में बहुत कठिन कार्य है। इसका अपघटन होना ही नहीं है। अगर अपघटन कराना है तो इनको केमिकली घोलना पड़ता है। अब केमिकली जब इनको घोलेंगे तो फिर से दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी भाई कि केमिकल्स जब आप प्रयोग करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होगी, और वो रासायनिक अभिक्रिया वायु प्रदूषण भी करेगी। अगर मान लीजिए जो वो लिक्विड बन रही है उसको पानी मिला दिया तो जल प्रदूषण कर दिया, अगर हमने मिला दिया मिट्टी में तो भैया मृदा प्रदूषण हो गई। तो मतलब वो प्रॉब्लम ही है, अल्टीमेटली वो कहीं से कहीं तक सॉल्यूशन ही। वैसे संश्लिष्ट रेसे, अब कपड़े बनाने के लिए जैसे रेशम के धागे होते हैं, अब रेशम से जो कपड़े बुने जाते हैं, बनते हैं, वो भाई जीवों के द्वारा वो रेशम तैयार किया जाता है। अब क्या किया तो आर्टिफिशियल रेशम तैयार होने लगा। आर्टिफिशियल रेशम किसको कहते हैं भाई? तो प्लास्टिक लिया और उसको उतना ही मुलायमदार रेसे बनाना शुरू किया, उसके कपड़े बनने शुरू हो गए। अब क्या करते हैं भाई, तो अब आपने जो सिंथेटिक रेसे जो बनाए, संश्लिष्ट जो रेसे बनाए है ना, सिंथेटिक थ्रेड्स जिसको कह रहे हैं, ये डिग्रेड नहीं होगा, खराब नहीं होगा, लंबे समय तक चलता है। जबकि आप देखते हैं सूती कपड़ा जो होता है बड़ा पतला सा होता है और कुछ दिन ही पहनो खराब हो जाता है, फट जाता है ना। लेकिन जब हम खरीद के लेकर के आते हैं ऐसे मटेरियल्स जो सूती नहीं है, मतलब जो इन रेसों के द्वारा बनाया गया, यानी फाइबर प्लास्टिक के द्वारा बनाया गया, अब वो जल्दी घिसेंगे नहीं, जल्दी खराब भी नहीं होंगे, जल्दी गंदे भी नहीं होते। तो मतलब क्या है, ये अल्टीमेटली हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक ही है और स्किन में इरिटेशन भी कॉज करता है, जबकि सूती कपड़े नहीं करते।
बट अभी की जनरेशन के हिसाब से उल्टा है। सूती कपड़े अगर पहना दें अगर, तो है ना, जूट वाले टाइप के कपड़े हो, मोटे रेसे के, जिनको हम क्या कहते हैं भाई, खादी के कपड़े कहते हैं, वैसे कपड़े पहना दे तो लोग कहते हैं अरे यार बहुत ज्यादा काट रहा है ना, बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही है। लेकिन हम वहीं पे ले आते हैं सिंथेटिक के कपड़ा, बेहतरीन, नहीं बहुत स्मूथ है ना। तो भाई ऐसा नहीं है, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। यहां से जो उसके जो प्लास्टिक मेम्ब्रेन्स हैं वो हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट भी करते हैं। आप समझिए एक सिंथेटिक कपड़ा पहना हुआ, आपने सनलाइट पड़ती है, सूर्य की रोशनी में वहां से कुछ अणु, कुछ प्लास्टिक के कण हमारी स्किन के अंदर घुसते हैं और वो बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करते हैं, जबकि सूती कपड़ों में ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे ही अगर हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब ऐसे जो कि अल्फा बीटा गामा विकिरण निकालते हैं, और ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, उनसे विकिरण निकलती है। वो विकिरण अल्टीमेटली क्या करती है, तो बहुत घातक होती है विकिरण। बहुत सारे विकिरण तो ऐसी है जो हमारी स्किन के अंदर आर पार हो जाती हैं, और जब ये हमारी स्किन के अंदर आर पार होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। सिर्फ यहीं पे नहीं, पेड़ पौधों के लिए भी ये दिक्कत है, हमारे वायु में भी ये बहुत ज्यादा दिक्कत प्रोड्यूस करती है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी अजैविक निम्नीकरणीय पदार्थ है, मतलब जीवों के द्वारा इसका निम्नीकरण नहीं होता और इनका निपटारा बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे ही अगर मैं एक और पॉइंट कहता हूं कि जैसे देखिए, हमने ऊर्जा स्रोत के रूप में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उनको अपनाना शुरू कर दिया, क्योंकि क्या होता है भाई, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। उस ऊष्मा को देते हैं हम किसको, बॉयलर्स को, जहां से हीट प्रोड्यूस होती है, और उस तापमान से हम क्या करते हैं भाई, तो हम क्रिएट करते हैं बॉयलर्स के अंदर स्टीम, उस स्टीम से टरबाइन चलाते हैं और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। चूंकि नाभिक के पास में असीमित मात्रा में ऊर्जा है, कहने का मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा है, यूरेनियम का प्रयोग इसके रूप में किया जाता है। लेकिन जब प्रयोग हो जाता है तो उससे निकलने वाला जो जल है, उससे निकलने वाली जो विकिरण है, और उससे निकलने वाला जो राख बचा, उसका निपटारा बहुत ज्यादा दिक्कत है। यूरेनियम जिसका आपने इस्तेमाल कर लिया, अब वो उसका विखंडन नहीं हो रहा, उस यूरेनियम के नाभिक का क्या करूं? उस यूरेनियम के नाभिक को अगर बाहर खुले में छोड़ेंगे तो वो रेडिएशंस करेगा, और इसका रेडिएशन कितना ज्यादा खतरनाक होता है। ये हिरोशिमा और नागासाकी दो ऐसे जगह है जहां पर बमबारी की गई थी, है ना, न्यूक्लियर बम छोड़े गए थे, और वो कितने मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस की, पूरी की पूरी शहर तबाह हो गई। आगे आने वाली जितनी जनरेशंस है उसमें भी उस विकिरण का असर देखा जाता है। तो भाई आप समझ सकते हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कितने ज्यादा हानिकारक है। नो डाउट वैकल्पिक व्यवस्थाओं के रूप में, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के रूप में हम इन सभी का इस्तेमाल कर तो रहे। पॉलीथीन प्लास्टिक क्या है, वैकल्पिक व्यवस्था है, नहीं तो उसके पहले सूती के थैले चलते थे, हम उसमें चीजें ले जाते ले आते थे। कपड़े पहनने के लिए संश्लिष्ट रेशे की जगह पे सूती का कपड़ा पहनते थे भाई। पहले जूट की बोरियों में चीजें जाती थी, जूट का बैग बनता था, और अब सिंथेटिक बनती है, प्लास्टिक की बनती है जो डिग्रेड नहीं होती। धीरे धीरे अब फैशन ट्रेंड भी आ गया भाई, थोड़ा सा रिवर्ट हो रहा है मामला, और अब ये जो जूट है ना, जूट के बैग्स ये सब बहुत महंगे होते चले जा रहे हैं, और जितना महंगा होता जा रहा है एज अ सोशल स्टेटस लोग अफोर्ड नहीं करते, और जब अफोर्ड नहीं करते तो भैया ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं, यहां चले आते हैं तो भैया इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। जबकि अगर हम इसकी तरफ वापस से बढ़ते हैं, अगर हम जूट की तरफ बढ़ते हैं, हम सूती कपड़ों की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें प्रॉब्लम्स भी कम होंगी, एंड हमारे लिए ये धीरे 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 चल करके कुछ वर्षों बाद ये सस्ती हो जाएंगी। इसमें सस्ता होने का क्या कारण है कि बहुत कम मात्रा में बहुत सारा प्रोडक्शन हो जाता है। अब प्लास्टिक की जो पन्नी, जो थैली आप इस्तेमाल करते हो, देखा होगा कितना ज्यादा पतला होता है, माइक्रोन्स में उसकी मोटाई नापी जाती है। उतना पतला थैला तो आप सूती कपड़े का नहीं बना सकते, उतना पतला थैला आपका जूट का नहीं बनेगा। लेकिन पॉइंट यह था कि ये सब सिंथेटिक हैं, ये केमिकली बनाई गई है जो कि जीवों द्वारा निम्नीकृत नहीं हो रही। सूती कपड़े की अगर हम बात करते हैं, जो सूत जो कपास से बनती है, कपास क्या होता है भाई, फसल है एक, उससे खेतों में उपजाई जाती है, जो रुई उससे बनाई जाती है। जूट के लिए भी क्या होता है भाई, तो जूट का भी पौधा होता है। आपको क्या ऐसा भी होता है क्या? हाँ भाई, जूट पौधा है ये अल्टीमेटली, अरहर जैसा होता है उसी तरीके का, आप समझ सकते हो। कुछ कुछ जिन्होंने देखा जूट देखा होगा, जैसे अरहर के डंठल को आप तोड़ेंगे तो उसका छिलका निकल जाता है ना, वो अल्टीमेटली क्या है, फाइबर है भाई, जो छिलका है वो अल्टीमेटली फाइबर है। उसी फाइबर को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो उसका जो छिलका है उस छिलके को बाहर निकाल देते हैं। डंठल जनरली लोकल्स में तो जलावन के काम में आ जाती है, आप जलावन के काम में ना ले तो उसको डिग्रेड कर सकते हैं, डंठल तो भैया सड़ जाएगा, लेकिन उसके छिलके उतार करके उससे जूट बनाया जाता है।
ठीक है, तो ये डिग्रेड हो जाएगा, ये बाद में अपघटित हो जाए। लेकिन अब पॉइंट क्या है, अगर इसकी जगह पे मैंने प्लास्टिक की बोरियां बनाई है तो भैया पानी से प्रोटेक्ट हो जाती है, ये पानी से प्रोटेक्ट नहीं होता है, पानी में भीग जाते हैं। तो अनाज ले जाने ले आने के लिए पहले जहां जूट इस्तेमाल होता था, अब प्लास्टिक की बोरियां इस्तेमाल होगी। अब प्लास्टिक की बोरियां होने से क्या हो रहा है, उसमें पानी नमी जाने का सवाल ही खत्म। यहां ऐसा नहीं था, इसमें प्रॉब्लम थी, तो फिर इसको भी अपग्रेड किया। हम क्या कह रहे हैं, हम खत्म नहीं कर सकते, मैनेज तो कर सकते, हम कचरा प्रबंधन की बात करें तो जूट की बोरियों में क्या किया जाने लगा भाई, तो अंदर के साइड एक बहुत पतली सी लेयर लगा दी प्लास्टिक की, बहुत पतली सी, जो कि खुले में ऐसी रहे तो फट जाए। अब बहुत पतली सी अगर प्लास्टिक अंदर से लगा दी तो क्या हो गया ना, प्रोटेक्ट। तो मतलब हम कम करें, हम धीरे धीरे कम करें, खत्म पे तो हम अभी नहीं जा सकते, लेकिन हम धीरे धीरे कम करें, खत्म हो जाए तो सबसे बेहतर। चलिए, तो यहां पे हमें समझ में आ रहा है कि कचरे में दो तरीके के पदार्थ होते हैं और दोनों तरीके के पदार्थ हमने अलग अलग क्यों छांटे। फिर भाई होता यह है कि सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थ को छोटे छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होता है, इसलिए सभी पदार्थों का अपघटन नहीं कर सकते। कहने का यह मतलब था कि तो फिर ये जो जीव हैं जो एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, पाचन क्रिया है अल्टीमेटली, एंजाइम्स प्रोड्यूस होना मतलब पाचन क्रिया। जैसे हम कहते हैं, हम जैसे कोई खाना खाते हैं, हमारे मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाता है, वह सलाइवा अल्टीमेटली क्या है, एंजाइम्स मिक्स करता है उस फूड पार्टिकल में। जो हमने खाया उसको चबा चबा के खाने के लिए इसलिए कहा जाता है कि उसका एक तो सरफेस एरिया बढ़ जाए, सतह बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, है ना, अभिक्रिया तेज होगी और उसमें एंजाइम्स अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जब वो हमारे पेट में जाता है तो वही काम होता है, वो अपघटित होना शुरू होता है, टुकड़ों में उसके अपघटन होना शुरू हो जाता है। अब अपघटन में कौन मेन पार्टिसिपेंट है भाई, तो एंजाइम है। ऐसे ही वो जो कीट होते हैं, जो कीड़े होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा ऐसे ऐसे चलते हुए दिखते हैं ना, अजीबोगरीब, तो वो सूक्ष्म जो एंजाइम उत्पन्न करते हैं, वो एंजाइम उत्पन्न करना मतलब वो खाते हैं और उसके साथ में जो एंजाइम मिक्स होती है वो उसको अपघटित कर देती है, तोड़ देती है। एंजाइम एक केमिकल फॉर्म है, ठीक है। चलिए, अब कार्यक्रम बस इतनी सी है, आपको पता है हर कोई चीज हर किसी से रिएक्ट तो करेगा नहीं। अब ऐसा थोड़ी कि वो प्लास्टिक थोड़ी खाएंगे, है ना, जो कीड़े हैं वो प्लास्टिक नहीं खाएंगे भाई, प्लास्टिक नहीं खाएंगे मतलब प्लास्टिकों का अपघटन नहीं होगा, ठीक है। अब हर किसी चीज से हर किसी को एनर्जी नहीं मिलती। जैसे एक बात समझिए कि अगर हम कहें कि भाई हम, है ना, सनलाइट सिर्फ लेंगे और सनलाइट से हमारा पेट भर जाएगा, हम जीवित रह जाएंगे, तो नहीं रह सकते। लेकिन उसी सनलाइट को पौधे लेते हैं तो उनका भोजन बनने की प्रक्रिया पूरी होती है, वो भोजन बना लेते हैं। मतलब एक ही तरीके की ऊर्जा से सभी एनर्जाइज नहीं हो सकते। आपको मैं कहता हूं बल्ब जलाना है तो आग जलाओ, कोयला जलाओ, उससे बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। लेकिन अगर उसी को कन्वर्ट कर दिया जाए तो फिर जलेगा। मतलब उसी कोयले को जला करके बॉयलर्स को दिया जाता है, स्टीम प्रोड्यूस होती है, उससे टरबाइन चलती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बल्ब जल गया। सिमिलरली सनलाइट जो है डायरेक्टली हम नहीं खा सकते, तो पौधों के ऊपर जाती है, पौधे उससे खाना बनाते हैं, उस खाने से जो वो इकट्ठा करते हैं फ्रूट्स के फॉर्म में, वो तोड़ते हैं और वो हम खाते हैं और हमको ऊर्जा मिल जाती है। इसी तरीके से ये जो सूक्ष्म जीव हैं जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको हर एक तरीके के लिए एंजाइम्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ऐसे एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करते कि प्लास्टिक को भी या जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था उनको खा सके और उनको अपघटित कर दे, ठीक है। चलिए, तो कचरा प्रबंधन की जो विधियां हैं, किस तरीके से हम कचरा प्रबंधन करेंगे, उसके लिए हम कुछ स्टेप्स देखते हैं। तो सबसे पहले तरीका है भाई, सबसे पहला जो काम है वो क्या है, तो सबसे पहले तो देखिए जैव मात्रा का हम कहते हैं क्या, संयोजन। जैव मात्रा संयंत्र का मतलब है कि जैव निम्नीकरण पदार्थ कचरा इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा व खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। जैव मात्रा संयंत्र अगर हम लगाते हैं जिसमें हमको पता है कि जो जीवित अपशिष्ट है उनको हम सड़ाएंगे, सड़ा करके हम उससे क्या कर सकते हैं भाई, तो उससे जैव मात्रा और खाद में उसको परिवर्तित कर सकते हैं उर्वरक के रूप में। जैसे जैव मात्रा संयंत्र कहने का मतलब क्या क्या हो सकता है, तो जैसे हमने कहा कृषि अपशिष्ट जितना भी है, कृषि अपशिष्ट से सिर्फ और सिर्फ मतलब उससे ही नहीं है कि जो खेतों से एग्रीकल्चर से जो वेस्ट निकलता है, सिर्फ वही एग्रीकल्चर वेस्ट का मतलब ये भी हुआ कि जो गोबर निकलता है उसकी भी हम बात कर रहे हैं, जो घरों से सब्जियों के छिलके निकल रहे हैं, है ना, जो घरों से खाने पीने के बाद जो कुछ चीजें बच जाती हैं, प्लास्टिक पन्नी नहीं भाई, जो खाने पीने की चीजें बच जाती हैं, उन सभी चीजों को अगर हम एक गड्ढा खोदे, उस गड्ढे में इन सभी चीजों को डाल देते हैं और उसके ऊपर एक मोटी सी है ना मिट्टी की लेयर डाल करके उसको दबा देते हैं। अब जब दबा देंगे तो वो कुछ दिनों बाद वो सड़ते सड़ते उसी में अपघटन होगा। अगर आप इसी काम को एक खुले टब में, खुले एक टैंक में डाल करके करते हैं तो उससे स्मेल आएगी, बदबू आएगी, जैसे जैसे सड़ेगा बहुत बदबू आएगी, तो वो अल्टीमेटली वायु प्रदूषण कर रहा है। लेकिन अगर हमने उसको क्या किया, मिट्टी के अंदर दबा दिया, ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में उसका अपघटन होना शुरू हो जाएगा।
जब उसका अपघटन होगा, आप उसको बहुत समय के लिए अगर छोड़ देते हैं, एक नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट भी है हमारे एनसीईआरटी में गिवन कि आप काम कीजिए, आपके पास में अगर ऐसी कोई जगह है तो काम करिए कि स्कूल का जो बाउंड्री है उसमें ऐसा काम करें। लेकिन अभी आज के डेट में स्कूल्स तो बड़े अच्छे होते हैं भाई, वहां ऐसी कोई जगह नहीं देगा जहां पे ये काम आप कर सकते हो। तो आप कर सकते हैं अपने घरों में गमले में या बाल्टी में जितना ये कचरा है, नीचे एक हल्की सी है ना मिट्टी, हल्का सा रेत डालें, उसके ऊपर ये सभी कचरा डालें, उसके ऊपर कम से कम 15 सेंटीमीटर मोटाई की मिट्टी डाल करके उसको दबा दें और उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते रहें। हर दूसरे तीसरे दिन उसमें पानी का छिड़काव करते रहें ताकि अंदर नमी बनी रहे, जल्दी से डिग्रेड हो, जल्दी से वो क्या हो, अपघटित हो। अब उसका अपघटन होने दीजिए। आप 15 से 20 दिन बाद जब देखेंगे, या अपन इसको 45 दिन बढ़ा देते हैं, 45 दिनों तक अगर आप देखते हैं तो वो पूरी तरीके से बदल चुका होगा किसमें, खाद में। वो जो खाद है उसको आप अपने जो किचन गार्डन्स होते हैं, जो गमले होते हैं, उसमें आप डाल सकते हैं, उसको एज अ उर्वरक वो काम करेंगे। बाजार से उर्वरक लाने की जरूरत नहीं है। तो ये जैव मात्रा संयंत्र हुआ, एक छोटे स्तर का संयंत्र, हमने एक प्रोटोटाइप बनाया भैया घर के गमले में, लेकिन इसको लार्ज स्केल पे भी प्रोड्यूस किया जाता है। इसीलिए जो हमारे यहाँ सफाई कर्मी आते हैं वो कहते हैं कि भैया जो बायोडिग्रेडेबल चीज है उनको अलग दीजिए, क्योंकि उसको गवर्नमेंट क्या कर रही है अभी की डेट में कि भैया बहुत सारे संयंत्र लगाई है जहां पर इनको डाला जाता है, उससे खाद बनाया जाता है। अगला सीवेज उपचार तंत्र। सीवेज उपचार तंत्र का मतलब है नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इसे तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है। मतलब क्या, पहले क्या होता था भाई कि जैसे गांव में अभी भी ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर धीरे धीरे काम किया जा रहा है कि गांव का जितना सारा पानी है वो सब उठा करके गांव के ही तालाब में मिला दिया जाता है। उसी तालाब में क्या होता है भाई, तो उसी तालाब में से जानवर पानी पीते हैं। कुछ समय पहले तक कपड़े धुलने नहाने के भी इस्तेमाल में लाया जाता था, और थोड़ा सा पहले जाएंगे तो पीने के लिए भी इस्तेमाल में लिया जाता था, और उसी में कचरा जाकर के मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है भाई, ये अल्टीमेटली उसमें क्या कर रहे हैं भाई, तो कचरा मिला रहे हैं, यानी आप जल प्रदूषण कर रहे हैं। जबकि क्या होना शुरू हो चुका है कि जैसे ही किसी शहर का सीवेज वाटर जब चल के जाता है, जब उसको फाइनली नदी नालों में मिलाया जाता है, तो उसके पहले लगाते हैं हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में किया यह जाता है कि जो पानी जा रहा है उसमें से जितने भी हानिकारक रासायनिक तत्व हैं उनको अलग अलग कर लिया जाता है। उन रासायनिक तत्वों को बाहर निकालने के बाद इंडस्ट्रीज को भेजी जाती है, जहां पर वो पर्टिकुलर मटेरियल अलग अलग तरीके से तोड़ करके अलग अलग विधियों के तरीके से काम में लिया जाता है। जबकि जो संशोधित जल है उसको वापस से हम इन जल स्रोतों में मिला देते हैं, जिससे कि हम जल प्रदूषण को नियमित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ना कि शहर की पूरी गंदगी उठी और उठा करके सीधे सीधे ले जाकर के हमने नदी में मिला दी। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो भैया नदी को हम पूरी तरीके से प्रदूषित करें, और नदी अगर प्रदूषित हुई, जल प्रदूषित हुआ, तो आपको पता है जल में भी एक जल का एक इकोसिस्टम है। वो इकोसिस्टम अगर तबाह हुआ तो फिर पूरी तरीके से तबाही आ जाएगी। मैं कहता हूं प्रकृति में जितने भी इकोसिस्टम है उसमें कोई सा भी एक इकोसिस्टम में अगर प्रॉब्लम आती है तो पूरी इकोसिस्टम तबाह हो जाएगी। ठीक है, तो ना तो हम जल प्रदूषण कर सकते हैं, ना हम वायु प्रदूषण कर सकते हैं, ना हम मृदा प्रदूषण कर सकते हैं। ये जैव मात्रा संयंत्र नहीं करते तो हम मृदा प्रदूषण कर रहे होते हैं। ये जल सीवेज उपचार तंत्र नहीं बनाते तो जल प्रदूषण करते। सीवेज उपचार तंत्र से बहुत फायदे भी हुए। एक तो ये हुआ कि नदियां सुरक्षित बच गई, तालाब सुरक्षित बच गए, लेकिन उसके साथ साथ जितने केमिकल्स थे वो मिल गए मेरे को। अब उन केमिकल्स को मैं क्या कर सकता हूं, फ्रेम कर सकता हूं अलग अलग तरीके से। अगला है कूड़ा भराव क्षेत्र। अब क्या होता है, जैसे बहुत सारे ऐसे निचले इलाके हैं जहां पे आए दिन बाढ़ आती है या फिर पानी लग जाता है या फिर डूब क्षेत्र में आ जाता है। उनमें क्या किया कि जो कूड़ा निकला उसको क्या किया, निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता और दबा दिया जाता, भर दिया उसको। बहुत सारे शहरों में तो घर बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अब घर बन रहा है, नीचे क्या भरे भाई, मिट्टी कहां से लाएं जो कि जमीन के अंदर, मतलब हमने तो घर की हाइट रोड से भी बोले 5 फीट ऊपर चाहिए, अब उतनी हाइट तक भरना भी तो पड़ेगा, तो उसका भराव कैसे हो। तो भराव करने के लिए जहां पे पत्थर वत्थर अवेलेबल है वहां तो इजीली मिल जाते हैं, मिट्टी अवेलेबल मिल जाती है। जहां नहीं मिल रहा वो क्या करते हैं, कूड़ा भर देते हैं। अब कहोगे ये बड़ा ही अजीब सा चीप काम है, लेकिन कर क्या सकते हैं भाई, कूड़ा हमने भरा, उसके ऊपर मिट्टी डाला, उसके ऊपर पत्थर डाले और उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, बराबर कर दिया। बहुत ज्यादा गड्ढे वाला क्षेत्र तो ये करते हैं। और विडंबना ऐसी है कि कूड़ा भराव क्षेत्र जिसको पहले बनाया था, आज की डेट में वो कूड़ों का पहाड़ हो रखा है। मतलब कूड़े का एक पूरी की पूरी पहाड़ बन गई। हमने तो भराव के लिए किया था, ये पूरा का पूरा टीला बन गया। तो भाई इतना ज्यादा कूड़ा प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये भी एक तरीके से प्रबंधन करने की विधि है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं कि उन जो गड्ढे नुमा जो जगह हो गई है उसको भराव करके उसको हम
अपने स्तर में, मतलब जमीनी स्तर पे ला सकते हैं, उसको दूसरे उपयोग में लिया जा सकता है। जैसे बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ है अभी कि भैया मिट्टी भर करके, मतलब अल्टीमेटली हमने कूड़ा भरा, कूड़े के ऊपर से मिट्टी भरी, उसके ऊपर पार्क बनाया, प्लेइंग ग्राउंड बनाई, बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई गई, तो अल्टीमेटली हमने उसका निपटारा कर पाए। इसी तरीके से कंपोस्टिंग करने का मतलब यही था जो हमने सबसे शुरुआत में समझा था कि जितने जैविक अपशिष्ट हैं उनको हमने डाला, उनको सड़ने दिया। जैसे गोबर गैस संयंत्र भी उसका एक पार्ट हो सकता है। मैं गोबर को ऐसे फेंकते हैं, उससे बढ़िया है कि उसको क्या किया, अच्छा गोबर के फेंकने की जगह पे बहुत सारी जगहों पर उपले बनाए जाते हैं, कंडे बनाए जाते हैं। उसका क्या किया भाई, तो आपने उपले बनाए, है ना, काउ डंक, काउ केक, डंक केक बेसिकली क्या होता है भाई, उसको करते क्या है, तो उसको सिंपली हमने क्या उसको हमने बनाया केक नुमा, मतलब उसको हमने सुखाया, सुखाने के बाद हम जलाते हैं तो उसमें कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, एटमॉस्फेयर में जाकर के वायु प्रदूषण कॉज करोगे, साथ ही साथ राख बचती है, कंप्लीट कंबशन नहीं होता, जो राख बचती है वो क्या करती है, मृदा प्रदूषण करती है। अब यहां पर भी दिक्कत आ रही है, तो क्या किया भाई, उससे बढ़िया था हमने गोबर गैस संयंत्र बनाए। गोबर गैस संयंत्र में क्या किया, उन गोबर को डाला और गोबर का भैया सड़ो, जितना सड़ा उससे मीथेन गैस निकली, उस मीथेन गैस को ले गए गैस बर्नर में और हमने गैस जलाई, बढ़िया उसको गैस के तरीके से इस्तेमाल किया, खाना बनाने के काम में तो आ ही गया। जो बचा उसको क्या बनाया भाई, उसका कंपोस्ट बनाया, वो अब सड़ चुका है, मतलब वो कंपोस्ट बन चुका है, वो खाद बन चुका है, उर्वरक बन चुका है। तो देखिए जैविक कचरा कंपोस्ट गड्ढे में भरकर ढक दिया जाता है, मतलब मिट्टी के द्वारा हमने क्या किया, दबा दिया, इन सभी चीजों को एक गड्ढा खोदा, सब कुछ डाला और हमने ढक दिया। अब क्या कहते हैं, 3 महीने में कचरा खाद में बदल जाता है। बहुत महंगा मिलता है कंपोस्ट, है ना, कंपोस्टिंग खाद बहुत महंगा मिलता है। जनरली जो उर्वरक हमारे केमिकल से बनते हैं उससे बहुत महंगा रहता है। जैसे कोकोपीट वगैरह को मिला करके आपको गार्डन सॉइल के नाम से बिकता है, इतने छोटे छोटे पन्नियों में, और बहुत महंगा बिकता है, क्योंकि कोकोपीट जो नारियल का जो बाहरी आवरण होता है उसको पीट करके भाई बहुत ज्यादा वो रेशेदार बन जाता है, बहुत मुलायम होता है, उसमें किसी पौधे का ग्रो होना बहुत इजी होता है, क्योंकि आपको पता है अंकुरण बहुत ही बारीक सा, बहुत ही मुलायम सा पदार्थ होता है, मतलब पदार्थ क्या बोलूं, वो भाग होता है। अब अगर उसको बहुत सख्त मिट्टी में डालेंगे तो अंकुरित होने में दिक्कत करता है, जबकि कोकोपीट में अंकुरित इजीली हो जाता है। और कोकोपीट में एक और चीज होता है, छोटे गमलों में जब रखते हैं थोड़ा सा पानी डालते हैं तो वो अवशोषित कर लेता है पानी और लंबे समय तक पौधे को पानी देता रहता है, जबकि मिट्टी के अगर इस तरीके से रखे हो गमले, उसमें अगर आप डालते हैं तो कुछ पानी नीचे बह जाता है। तो इसलिए कोकोपीट वगैरह ये सब क्या कंपोस्टिंग का ही तरीका है भाई, ठीक है। तो कचरा प्रबंधन करने की बहुत सारी विधियां हैं, ठीक। और क्या कर सकते हैं, तो पुनः चक्रण भी सबसे बेहतरीन तरीका है किसके लिए, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ के लिए। ऐसे पदार्थ जो कि जीवों द्वारा निम्नीकरण विघटित नहीं हो रहे, उनका पुनः चक्रण किया जाए, रिसाइकलिंग की जाए। जैसे आपने अगर देखा होगा बहुत सारी जगहों पे, मैं एग्जैक्ट बनाता हूं अगर, तो ग्रीन कलर से ऐसा बना होता है, एक ऐसी एरो, फिर एक ऐसी एरो, फिर एक ऐसी एरो, 3 एरो अगर ऐसे कहीं बने हुए हैं किसी भी जगह पे, तो इसका मतलब होता है कि ये काय के लिए भाई, ये ऐसा पदार्थ है जो क्या किया जा सकता है, रिसाइकल हो सकता है, बार बार इस्तेमाल हो सकता है। और कोशिश करें जब भी अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उपयोग करना हो तो वैसे ही पदार्थ का उपयोग करें जिसपे 3 साइकिल्स बनी हो, जिनकी रिसाइकलिंग हो सके, ठीक है, सिंगल यूज नहीं, जो रिसाइकल हो सके, जिसको बार बार हम इस्तेमाल में ला सकें। तो रिसाइकलिंग करके हम क्या करते हैं, जैसे हम टायर्स की बात कर रहे थे, टायर्स रिसाइकल होते हैं, बहुत बार रिसाइकल होकर के यूज हो जाते हैं, ठीक है। मतलब अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए बनाए गए नए पदार्थों में बदल दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पुनः उपयोग। एक ये भी तरकीब है भाई, पुनः उपयोग, है ना। खूब सारे हम देखते हैं अभी की डेट्स में ना, लाइफ हैक्स खूब सारे आते हैं, है ना। कैसे लाइफ हैक्स आते हैं भाई, तो हम कहते हैं कि काम करो, पुराना जींस हो गया तो भैया उसको आप पहन नहीं सकते, तो एक काम करो, उसको काटो, काटने के बाद भैया उसको सीमेंट में डुबाओ, सीमेंट में डुबा करके खड़े कर दो, है ना। बहुत सारे आप लाइफ हैक्स देखिए ऐसे दिख जाते हैं, उसके गमले बन जाते हैं भाई। तो ये क्या है, पुनः यूज, बार बार उसको इस्तेमाल कर लीजिए। जब किसी एक चीज के रूप में इस्तेमाल नहीं हो रहा तो दूसरी चीज के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है ना। जैसे क्या करते हैं भाई, जैसे पुरानी बाल्टियां हो जाती है, बहुत सारे घरों में ये काम होता है, पुरानी बाल्टियां हो गई, अब क्या करें भाई, पुरानी बाल्टियों का फेंक दे क्या, नहीं, तो उसको गमले बना लेते हैं भाई, कुछ नहीं करते, उसको काटते हैं भाई, उसमें मिट्टी भरते, पौधे लगा लेते, ये पुनः यूज है। ये अल्टीमेटली आप कचरा नहीं कर रहे, उसको बार बार अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे, और इसमें हम इंडियंस तो बहुत माहिर है, ठीक है। तो यह एक पारंपरिक तरीका है, देखा मैंने कहा ना, पुराना तरीका है।
जिसमें एक वस्तु का पुनः पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अखबार से लिफाफे बनाना, लीजिए ये भी एक बढ़िया काम है भाई। जो अखबार है बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखने को मिलता है, जिसमें मैं जहां तक मैं जानता हूं उसकी बात कर लूं तो जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जितने भी, उनमें ऐसा मैंने देखा है भाई कि करते क्या है भाई, तो वहां पे जनरली है ना पन्नी इस्तेमाल करने की जगह पे क्या करते हैं, तो पेपर के ऐसे लिफाफे बने होते हैं, उसमें चीजों को भर के देते। तो ठीक है, वो इजी भी है और डिग्रेड हो जाएगी, सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह पे बेहतर है, ठीक है ना। जैसे हम कोई चीज खरीद करके लेकर के आते हैं, कोई सूखी चीज खरीद के लेकर, लाइक मूंगफली खरीद रहे हैं, उसके लिए भी पन्नी दे दे रहे हैं, जबकि वो क्या कहते हैं भाई मूंगफली खरीद रहे हो तो आपको उसके लिए क्या दे देते हैं, ये कागज मतलब पेपर के लिफाफे बने हुए, वो आप रीयूज करो। पहले अखबार पढ़ी, फिर उस अखबार के लिफाफे बनाए, तो वो रीयूज हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही देखते हैं आखिरी एक और, आखिरी क्या मतलब ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। भस्मीकरण, भस्मीकरण मतलब जला करके खत्म कर दिया। जैसे यह एक अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया है जिससे थर्मल उपचार के रूप में वर्णित किया जाता है, जो कचरे को राख में बदल देता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग अस्पतालों से जैविक कचरे के निपटारण के लिए उपयोग किया जाता है। क्या होता है अल्टीमेटली कि अस्पतालों से बहुत सारे जैविक कचरा निकलता है। जैविक कचरा मतलब जैसे अस्पताल में आपने देखिए 3-4 कलर की बाल्टियां रखी होती है, ब्लू रखा होता है, रेड रखा होता है, येलो रखी होती है, ब्लैक रखी होती है, तो उसमें अलग अलग तरीके का कचरा रखने के लिए रखी गई ताकि पहले से ही सेग्रीगेट कर दें। हम क्या करते हैं, जैसे घरों में एक ही साथ सारा कूड़ा कचरा मिला देते हैं, प्लास्टिक भी उसी में है, जैव निम्नीकरणीय भी, अजैव निम्नीकरणीय भी है ना, कांच के टुकड़े भी, ब्लेड जो यूज होती है वो भी सब मिला दिया। अरे भैया ये बहुत नुकसानदायक होगा, इसको अलग करना पड़ेगा, और कोई ना कोई इसको अलग करेगा। तो उससे बेहतर है ना कि आप सबसे पहले ही अलग अलग रख दें। तो भाई जो कंपोस्टिंग होने के लिए जानी वो अलग चली जाएगी, जो ब्लेड्स स्टील या फिर जो मेटल्स वाली है वो अलग हो गई, जो कांच वांच वाली चीज थी अलग हो गई, जो प्लास्टिक थी वो अलग हो गई, पहले ही अलग हो गई। तो इसका निपटारा करना आसान होगा, क्योंकि 1-2 घरों की बात नहीं है, इतनी सारी पॉपुलेशन, और वैश्विक पूरे विश्व में इतनी सारी पॉपुलेशन, वो सब इस्तेमाल करिए, उन सबके यहां से निकले कचरे का निपटारा करना है अपने को। तो भस्मीकरण कैसा भाई, तो इसी तरीके से बायो हजार्ड जो चीजें होती है, मतलब कह सकते हैं जैसे मान लीजिए कुछ ऑपरेट हुआ, कुछ मसल्स निकल रहे हैं, बोन्स निकल रहे हैं, है ना, ब्लड्स निकल रहे हैं, ये सब चीजें कहां जाएगी भाई, इसको कहां निपटारा करेंगे। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे जो बैक्टीरियाज है उनके इस वायुमंडल में फैलने का भी खतरा है, इन वायरसेस का फैलने का खतरा है। अगर वायरस फैलेगा तो वो दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो फिर इसका भस्मीकरण एक उपयोग है, ठीक है। जिस तरीके से आपने देखा है कि जो डेंटिस्ट होता है, अगर मैं एक नॉर्मली बोलूं तो उसके पास एक यूवी रेडिएशन का बॉक्स होता है, वो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करता है वो सब ले जाके यूवी रेडिएशन में रखता है ताकि उसके जितने भी बैक्टीरिया हैं वो नष्ट हो जाए, ठीक है। जबकि अगर हम यहां पे कहते हैं कि भाई ऐसी कुछ चीजें जिसको है ना बायोलॉजिकली हटाया गया, मतलब जो जीवित चीजें थी जिसको काट पीट करके निकाला गया, बहुत सारी चीजें हो सकती है, एज यू नो वेरी वेल। तो भैया वो चीजें क्या होंगी, जब वायुमंडल में मिलेंगी तो बहुत नुकसान पहुंचेगी, तो उसको क्या करते हैं, भस्मीकरण, जला देते, जला के पूरी तरीके से राख कर दिया, ताकि उससे जो विषाणु है ना, उससे जो वायरसेस है वो बाहर ना निकले। तो इसलिए उनको जलाना ही एकमात्र ऑप्शन बचता है, इसलिए उनको क्या किया जाता है, जला दिया जाता है, जिसको हम कह रहे हैं ना अस्पतालों से निकला जैविक कचरा। इनको अस्पतालों से निकला जैविक कचरा इसलिए करें क्योंकि उसमें जीवाणु होते हैं, बहुत सारे विषाणु हो सकते हैं, तो इसलिए उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता है। चलिए, तो यहां तक की बातें समझ में आती है भाई, है ना। जो हमने टारगेट सेट किया था इस सेशन के लिए कि हम सीखने वाले हैं कि भाई किस तरीके से ओजोन लेयर में दिक्कत आ रही है, या पर्यावरण पे हमारे पे कैसे कैसे प्रदूषण हुए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ हमने क्या देखा भाई कि कचरे का निपटारा किस प्रकार से हम कर सकते हैं, मतलब कचरा प्रबंधन किस प्रकार से हम इजीली कर सकते हैं। तो भाई इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी हमेशा से कमिटेड है एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। हम हमेशा से ही लेके आते रहे आपके लिए कोर्सेज, जैसे कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम। मतलब यहां पर जो कोर्सेस आपको दिए जाते हैं ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी आप किसी भी स्टेट बोर्ड से, आपका बोर्ड भी एनसीईआरटी को फॉलो करता है, यानी यहां से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपी एंड बिहार बोर्ड से, तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जहां पर आपको मिल जाता है आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली कोर्स कंटेंट। इनफैक्ट ये पूरे ही कोर्सेस में आपको मिल जाते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, कंसेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की अलग से वीडियोस, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजन, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, बहुत कुछ है अवेलेबल। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली मैग्नेट ब्रेन्स पर जाना है,
है ना। वहां पे आप जैसे क्लिक करते हैं, आप चाहे तो आप जा सकते हैं हमारे वेबसाइट से, आप हमारे ऐप से, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, जहां पर जिस भी चीज का प्रयोग कर रहे हैं उसके जरिए आप इन सभी को एक्सेस कर सकते हैं। और ये पूरा कोर्स कंटेंट आता है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ हम लेकर के आते हैं आपके लिए एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी एंड स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी। तो आप सिंपली बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। एंड अगर आप और इंप्रोवाइजेशन चाहते हैं और इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर आपको मिलती है लिंक जहां से आप चेकआउट कर सकते हैं अपने लिए बुक्स एंड ई बुक्स, जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा आपके लिए तैयार की गई है। तो भाई जिस प्रकार से आप हमारे साथ कनेक्टेड है हमारे YouTube चैनल पे, इसी तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर, जहां पर आपके कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं। एंड हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।